हे गाइस, सभी का स्वागत है एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, जहां पे हमने आप सभी से वादा किया था हम पॉडकास्ट लेके आएंगे। तो पहला एपिसोड हमारे सामने आउट हो चुका है। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं वाइपर भाई के जो कि होने वाले हैं हेड हंटर की तरफ से, और जिनका असली नाम है यहाँ पे सत्यम ठाकुर। तो कैसा लग रहा है आपको आके आज? बहुत बढ़िया लग रहा है मंजीत भाई। पहले तो थैंक यू पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए एंड बस सही लग रहा है। नहीं, थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, क्योंकि आप आए हमारे साथ जुड़े, काफ़ी अपना टाइम देने के लिए आप रेडी हुए हो आज के दिन पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े आज हमारे साथ। तो चलिए सीधा पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट जो कि नॉर्मली आपके पर्सनल डिटेल्स को लेके पूछेंगे, आपका लाइक रियल नेम तो अभी हमने रिवील कर ही दिया है, लाइक ऑलरेडी रिवील्ड है, लेकिन हम फिर भी बोल चुके हैं ऑलरेडी इंट्रो में कि सत्यम ठाकुर भाई आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहला तो मैं यही पूछूंगा कि एफएफ में आप कैसे आए? फ्री फायर में अगर एज अ नॉर्मल गेमर पूछना चाहोगे तो वही था कि जब मैं कितने साल का था, मैं ऐसे 14 साल का था। तो जब नया नया एंड्रॉइड मोबाइल्स मार्केट में आया था एंड उस टाइम मेरे पास पीसी वगैरह नहीं था, तो नया नया इंटरनेट का एक्सेस मिला था, तो मैं गेम्स देखता था। तो मुझे उस टाइम पे पबजी पीसी चलता था। यूट्यूब में मैंने कुछ स्ट्रीम्स वगैरह देखी थी कुछ यूट्यूबर्स के जो बाहर के थे, तो वो गेम का मोड मेरे को बहुत पसंद आता था, क्योंकि यूजली पहले मेरे को जीटीए टाइप्स ओपन वर्ल्ड गेम्स पसंद थे। बट उसका दिक्कत ये था कि एक टाइम के बाद वो गेम्स खत्म हो जाते थे और फिर वो गेम्स मीनिंगलेस हो जाते थे, कुछ करने को नहीं रहता था, तो सारे मिशन खत्म हो जाते थे। बट बैटल रॉयल जॉनरे का क्या था कि इसमें हर गेम में आपके पास एक मिशन है, सेफ जोन छोटा होता है, आपको सर्वाइव हाँ। करना है, बंदे मारने हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग बनना है। तो ये एक मेरे को काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता था। तो उस टाइम पीसी तो था नहीं, तो मैं स्ट्रीम्स देखता था और हमेशा ऐसे प्ले स्टोर वगैरह पे खोजते रहता था कि ऐसा कोई टाइप का गेम फोन पे है या नहीं है या नहीं। तो ऐसे करते करते वक्त गुजरा एंड तब जाके मुझे फ्री फायर ना, इनफैक्ट फ्री फायर से प्लेयर पहले मैंने कुछ दूसरे बैटल रॉयल गेम खेले थे, जिसका एक नाम मेरे को याद है, रूल्स ऑफ सर्वाइवल करके गेम था। तो वो सब मैंने खेला था एंड फिर आके फ्री फायर पे लैंड किए। एंड फ्री फायर के साथ डिवाइस भी बहुत कंपैटिबल था, बिकॉज उस टाइम पे लो एंड डिवाइस था एंड उस पर अच्छा चलता था, खेलने में भी मजा आता था। एंड तो बस ऐसे शुरुआत हुई थी फ्री फायर के साथ। हमने तो ये तो जान लिया कि आपने फ्री फायर कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ आपका फ्री फायर का ये जर्नी। हम लोग को ये आपने पूरे तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आपका कहाँ से फ्री फायर को आप कैसे ढूंढे और कहाँ से आपने स्टार्ट किया। अभी मैं ये जानना चाहूँगा, फ्री फायर पर तो आप जुड़ चुके थे, लेकिन फ्री फायर में ई स्पोर्ट्स में जाने का प्लान कैसे बना आपका? ई स्पोर्ट्स में जाने का ऑनेस्टली ऐसा कोई प्लान नहीं था, बिकॉज कैसे एक्सप्लेन करें, पहले तो ऐसे कैजुअली खेलते थे, रैंक पास के लिए रैंक पुश वगैरह कर लिया, दोस्त वगैरह बने थे तो उनके साथ चिल करने के लिए खेल लिए। एंड पता भी नहीं था कि ई स्पोर्ट्स नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है, बिकॉज उस टाइम पूरा फोकस ऐसे स्कूल पे था, पढ़ाई पे था। तो जब कोविड हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, तो ऐसे घर बैठे बैठे ज्यादा गेम खेलते थे, तो ऐसे धीरे धीरे पता चला कि ऐसे कुछ कहीं पे टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे खेलने के लिए आपको पैसे मिलते अगर आप जीत जाते हैं। तो उस तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ था, बिकॉज रैंक पुश करते हो तो आपको हीरोइक का बैज मिलता है, हीरोइक का बैज से आप क्या ही कर लोगे, आपको रियल लाइफ में क्या ही हेल्प करेगा। बट अगर आप पैसे जीतोगे तो उसको आपको एक रियल लाइफ में हेल्प कर सकता है ना, एक साइड इनकम टाइप हो सकता है। तो ऐसे मजे मजे में शुरू कर दिया था, बिकॉज कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा था कि आप गेम में अच्छे हो तो उससे आप पैसे कमा सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे करके इसमें एंटर किए थे। पहले तो सोलो टूर्नामेंट्स होते थे, वो खेला। देन धीरे धीरे पता चला कि स्पोर्ट्स की दुनिया भी ऐसी इतनी बढ़िया, ये एक एक्चुअल प्रोफेशन है ना, जस्ट कि एक टाइम पास है। तो ऐसे पता चला एंड कोविड भी था, लॉकडाउन भी था, तो बहुत फ्री टाइम था, पूरा दिन घर पे रहते थे। तो बस ऐसी शुरुआत हो गई, धीरे धीरे एक्सप्लोर किया पूरी स्पोर्ट्स की दुनिया को एंड काफी अट्रैक्ट हो उसके तरफ, तो बस उसमें आ गए। लाइक आपने स्पोर्ट्स में तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन रोल जो आपने सिलेक्ट किया था स्टार्टिंग से ही आप स्नाइपर थे, या फिर लास्ट में बाद में जाके आप पहले रशर थे? पहले लाइक आपको पहले मालूम था कि नहीं कि इस पर्टिकुलर रोल को हम रशर बोलते हैं, इसको असॉल्टिंग बोलते हैं, इसको हम लोग स्नाइपिंग बोलते हैं, ये चीज़ आपको पहले से क्लियर था क्या? नहीं, जब मैंने स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मुझे क्या, शायद से किसी को भी इंडिया में ऐसा सीन नहीं अभी तक आया था कि हाँ डेडिकेटेड रोल्स होते हैं, हर प्लेयर का अलग अलग रोल होता है। वही होता था कि सारे बंदे एक असॉल्ट राइफल रख लो, एक शॉटगन रख लो एंड सारे रश करो, सारे लॉन्ग रेंज से खेलो, तो वैसा सीन हुआ करता था। एंड पर्सनली मुझे रोल के बारे में कैसे पता चला, तो पहले मेरा एक बहुत वीक पॉइंट था कि मैं बहुत खुले में पीक करता था एंड बहुत ओपन फायर करता था, मुझे कवर लेना नहीं आता था, बस बंदे दिखा एंड गोली चला देता था। तो उसके चक्कर में मैं बहुत जल्दी नॉक फिनिश हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे टीममेट्स में पहले पहले बहुत गालियां भी सुनाई थी, बट ठीक है, चलता है, इनिशियल डेज में सबका होता है। तो वो हुआ था। तो उसके बाद मुझे टीम के तरफ से बस इतना समझाया गया था कि तू कुछ भी कर मत कर, बस तू नॉक मत हो, टीम के ऊपर प्रेशर मत ला। तो ऐसे करके पहले तो फिर मैंने खुद को बचाना सीखा एंड उसके बाद मुझे टीममेट्स ने ये सिखाया कि अब तू बच तो रहा है, बट अब तू टीम में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि तू वो कर जो टीम में कोई नहीं करता।
तो उस टाइम पे धीरे-धीरे ये रोल वाला सिस्टम आ रहा था कि हर टीम में ऐसे 2 रशर रहेंगे, एक अलग आईजीएल रहता है, एक स्नाइपर रहता है, एक असॉल्टर रहता है। तो मेरे टीम में उस टाइम पे कोई स्नाइपर नहीं था एंड मेरा एम बहुत अच्छा हुआ करता था बिकॉज़ जो लोग फ्री फायर खेलते होंगे उनको पता होगा कि प्रिसाइज़ और स्कोप करके एक सेटिंग्स होता है गेम में। तो मैं उस पे खेला करता था, तो उसकी वजह से मेरा एम बहुत अच्छा हुआ करता था इन स्कोप वगैरह, तो मुझे हेडशॉट्स कनेक्ट करने में ईज़ी पड़ता था। तो ये मेरे को लगा कि ये तो मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो बस उससे शुरू कर दिया था स्नाइपिंग करना एंड धीरे-धीरे उसमें मैं अच्छा भी होता गया एंड फिर मज़ा आने लगा एंड मज़ा आने लगा तो उसको अपना फुल टाइम रोल बना लिया। आप लाइक जिस तरीके से आपने बोला कि स्नाइपिंग पे आप बाद में आए, पहले आप नॉर्मली एक टीम ज्वाइन किए थे वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने आपको समझाया कि ऐसा नहीं, मतलब मरना नहीं है, बस खेलना है। और जैसे आपने हुँ, बोला कि आपका भी एक वीक पॉइंट था कि लाइक ये बेसिकली हर एक स्पोर्ट्स में जो न्यू आता है उनका होता है, जो भी कि ओपन में रहना है, पिक कैसे देना है, उनको मालूम नहीं रहता है उस पॉइंट पे। कहीं ना कहीं वो हर एक गन चलाना पसंद करते हैं, उनसे पूछा जाता है तो उनको भी मालूम नहीं रहता है। खैर अभी तो यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेस मिल जाते हैं लोगों को कि ऐसे करना है, ये करना है, तो उसमें जाके हो जाता है। क्या आपको लगता है कि अभी जो यूट्यूब में जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी लोग बनाते हैं, और लेकिन वो स्पोर्ट्स खुद भी नहीं खेलते हैं, लेकिन वो फिर भी टिप्स एंड ट्रिक्स बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सही में एप्लीकेबल है? ऑनेस्टली सेइंग मैं ज़्यादा यूट्यूब का कंटेंट अभी के टाइम पे तो फ्री फायर का फॉलो नहीं करता हूँ। बट मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जिसने कभी खुद ई-स्पोर्ट्स में कदम नहीं रखा है, जिनके पास खुद का छोटा-मोटा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो किसी दूसरे को कभी नहीं सिखा पाएगा। तो मेरा पर्सनल मानना तो ये है। मैं ऐसा पर्सनल बिलीव करता हूँ कि अगर आप सबसे ज़्यादा किसी से सीख सकते हो, तो वो अपने खुद के पास से एंड खुद के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो वही चीज़ अप्लाई करना चाहिए, जो भी आना चाहते हो ई-स्पोर्ट्स में या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हो। चलिए, तो तो फिर आपका पहला टीम कौन सा था, और लाइक आप कैसे मिले थे, ये बताना चाहे आप तो। मेरी स्टार्टिंग ही हेडहंटर्स हुई थी एंड अभी भी मैं हेडहंटर्स का ही पार्ट हूँ। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि पहले सोलो टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, गेम डॉट टीवी करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो करवाती थी। वो फ्री फायर के कुछ स्ट्रीमर्स के साथ कोलैबोरेट करती थी एंड उनके स्ट्रीम्स पे सोलो टूर्नामेंट्स करवाती थी जिसमें विनर्स को ऐसे इन गेम डायमंड्स मिलते थे। हाँ हाँ। तो शुरुआत तो वहां से किया था। उस टाइम बहुत ट्रेंडिंग स्ट्रीमर्स थे जैसे कि ज्ञान गेमिंग हो गया, सुनीता हो गई, टू साइड गेमर्स, ये लोग हुआ करते थे। तो उनके साथ होता था, तो वो स्ट्रीम्स करते थे एंड फिर आपको डिस्कॉर्ड पे आके रजिस्ट्रेशन करना होता था। तो वहां से शुरुआत किया था एंड एक्चुअल में उस टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता था कि लोग जल्दी कर नहीं पाते थे, लोगों को आता नहीं था क्योंकि डिस्कॉर्ड के बॉट्स वगैरह के लिए थोड़े कमांड्स यूज करने पड़ते थे, लोगों को आता नहीं था, बट मेरे को आता था। एंड ऐसा सीन था कि उस टूर्नामेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऑफ द लॉबी सेम हुआ करती थी, जो कि जिनको आता था रजिस्टर करना वो बार बार करके आ जाते थे and बहुत कम ही ऐसा होता था कि नए प्लेयर्स आते थे। तो फैमिली लॉबी रहती थी हमेशा and जिनके अगेंस्ट हम खेल रहे उनका नाम कई बार देख लिया, कभी वो हमें मार रहे, कभी हम उन्हें मार रहे, ऐसे करके हुआ। कभी उनसे मर गए तो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ऐसे बाद में कभी रैंक खेला, तो ऐसे करके जान पहचान हो गई लोगों से। तो ऐसे करके मुझे मेरे स्टार्टिंग के टीममेट्स मिले थे, आसिम हो गया, मैमुंगड़ा हो गया, एरो रीपर हो गया, तो ऐसे करके उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। एंड पहले तो सोलो टूर्नामेंट खेलते थे, देन धीरे धीरे जब स्क्वाड टूर्नामेंट्स आया तो स्क्वाड बनाना था, तो सिंस हम म्यूचुअली सब एक दूसरे को जानते थे, तो यही डिसाइड हुआ कि मीन्स ऐसे ही दोस्ती यारी में टीम बन गई थी कि चल यार स्क्वाड टूर्नामेंट है, सारे साथ में टीम बना के ज्वाइन कर लेते हैं। तो वैसे करके शुरुआत हुई थी। टीम को नाम देने का था तो मैंने पर्सनली टीम को नाम दिया था हेड हंटर्स, क्योंकि हमारी टीम में सारे बंदे हेडशॉट बहुत अच्छा मारते थे, तो उससे एक आइडिया है कि हेड हंटर्स नाम रख देते हैं। तो ऐसे शुरुआत हुआ था हमारा। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हेड हंटर्स का शुरुआत आपने किया है, ये कह सकते हैं? नामकरण मैंने किया, शुरुआत तो 4 बंदों ने किया था, अकेले क्रेडिट्स लेना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, उस वक्त के लिए मेन रोल मतलब आइजलिंग कौन करता था आपकी टीम से? उस टाइम पे आइजिलिंग मैमुंगड़ा करता था बिकॉज वो लाइक सबसे पुराना बंदा था इस गेम में, लाइक प्रैक्टिकली बिकॉज जब रैंक सीजन भी शायद गेम में नहीं आया था वो तब से खेलता था, तो and उसको एक आइडिया था एंड उसके पास एक लीडरशिप स्किल भी थी जिसके वजह से वो टीममेट्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाता था। तो स्टार्टिंग में आइजिलिंग वो करता था। और हमने काफी बार देखा है कि जब भी टीम बनती है तो उनमें लाइक ऐसा अनबन रहता है कि कहीं ना कहीं एक महीना तक वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं जब स्टार्टिंग में जब जुड़ते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ लाइक हल्का सा भी डाउनफॉल जाता है तो उनमें कुछ ज़्यादा रेज होने की वजह से टीम टूट जाता है कहीं ना कहीं। तो आपके आपके साथ ये चीज़ हुआ था, तो आपने किस तरीके से इसको टैकल किया था? नहीं, ऑनेस्टली सेइंग इस मामले में मैं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा लकी रहा हूँ बिकॉज मुझे स्टार्टिंग से ऐसे टीममेट्स मिले जो चाहे कुछ भी हो गया, कोई भी सिचुएशन हो गया, हमेशा साथ में रहे। कितने बार हुआ हमारी टीम्स ऑफिशियल इवेंट्स में क्वालिफाई नहीं हो पाई, क्वालिफाई किए तो फिर क्लोज क्वालिफायर से बाहर हो गए। बहुत बार हुआ प्लेयर्स को बड़ी बड़ी टीम से भी ऑफर है बिकॉज उनका इंडिविजुअल गेम बहुत ज्यादा अच्छा था, बट स्टिल कुछ भी हो गया हमारी टीम ने हमेशा साथ में स्टिक किया, जो कि मैं भी मानता हूँ कि 99% ऑफ द टीम्स में कॉमन नहीं होता है।
बट मेरी टीम में ये चीज कॉमन था जिसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल स्टार्टिंग से। चलिए अभी मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहूँगा जहाँ पे सभी आपके जो दर्शक जो आपको देखते जो आपको चाहते हैं उनके तरफ से कुछ गिने चुने क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है आपके लिए। तो लेट्स गो। चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपका एज फिलहाल क्या है? देखो एज तो ऐसे मेरा फिलहाल 20 है, बट लोग बिलीव नहीं करते क्योंकि मैं जिससे भी मिल लाइक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लोग बोलते हैं कि यार मैं एज छुपा रहा हूँ, मैं दिखता भी बड़ा हूँ, मेरी आवाज से भी वो लगता है, मेरे बात करने के तरीका से भी वो लगता है, बट मैं एक्चुअल में 20 का हूँ। अगर प्रूफ चाहिए होगा तो मैं आधार कार्ड दिखा दूंगा लोगों को, बट मैं एक्चुअल में 20 का हूँ। हाँ, देखने में तो नहीं लग रहे हो कि आप 20 के हो। और हाँ, आपने किस एज में फ्री फायर स्टार्ट किया था? किस एज में ई स्पोर्ट स्टार्ट किया था आपने? ई स्पोर्ट्स मैंने 15 साल की उम्र में शुरू कर दिया, तो उस टाइम ऑफिशियल इवेंट्स वगैरह नहीं खेले थे बिकॉज ऑब्वियसली अंडर एज था, बट उस टाइम पता नहीं था ई स्पोर्ट्स। उस टाइम शायद ऑफिशियल इवेंट्स जो होते थे उसमें एज लिमिट भी 14 का हुआ करता था, तो उस हिसाब से 15 से मैंने स्टार्ट किया था। एंड गेम भी मैं उस टाइम से ही खेल रहा हूँ जब मैं 14 साल का हुआ करता था वैसे। अच्छा, आपने किस एज में लाइक गेम छोड़ा और क्यों छोड़ा? छोड़ा तो क्यों छोड़ा? छोड़ा लाइक गेम छोड़ने का लाइक एग्जैक्टली ऐसे नहीं छोड़ा, इट्स जस्ट दैट रोल शिफ्ट कर लिया एज अ प्लेयर टू मेंटोर। एंड ये मैंने लास्ट ईयर किया था, तो लाइक 1 साल ही हुआ है, 1 साल ऐसे ही हुआ होगा अप्रोक्स। छोड़ने का रीजन ये था कि फ्री फायर हमारा जो गेम है इसमें लाइक ये गेम बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व करता है। तो लाइक जब मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया, स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया था 16 साल की उम्र में, तब के और गेम में और अभी के गेम में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। बहुत चीजें चेंज हो गई, बहुत नई चीजें आ गई गेम में, एंड गेम की तरफ पूरा अप्रोच आपका बदल गया है। एंड जो मसल मेमोरी चीज कहा जाता है वो मेरे को अलाउ नहीं कर रहा था खेलने के लिए, बिकॉज गेम बहुत फास्ट पेस्ड हो गया था, आपको फास्ट डिसीजंस लेने एंड इतनी नई चीजें आ गई हैं तो उनसे यूज टू होने का है, जो कि मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैंने ट्राई किया था एंड एट द एंड ऑफ द डे फेलियर्स मिल रहे थे, एंड जिसकी वजह से टीम पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया खुद को इम्प्रूव करने का एंड खुद को ये करने का, बट आउटसाइड द गेम मैं कर ले रहा था, सीख जा रहा था, बट इन गेम में वो चीज अप्लाई नहीं कर पा रहा था। सो मेरे को लगा कि मेरे लिए बेस्ट, मेरे लिए पर्सनली बेस्ट एंड मेरी टीम के लिए भी बेस्ट यही रहेगा कि अभी के लिए मैं टीम छोड़ दूं एंड अपना रोल शिफ्ट कर दूं, एंड टीम को मैं गेम के बाहर से असिस्ट करूं एंड बाकी के जो प्लेयर्स रहेंगे वो टूर्नामेंट जीतने का काम करें। बिकॉज कभी कभार लाइक अपने बारे में नहीं सोच के टीम के बारे में सोचना पड़ता है, एंड स्पोर्ट्स या फिर ई स्पोर्ट्स ऑल अबाउट टीम के लिए होता है एंड पर्सनल इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन आया है आपके लिए। एक एवरेज सैलरी कितना होता है ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए जो न्यूली ज्वाइन कर रहा है लेकिन उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, उसको ऑर्ग मिल चुका है, तो उसका एवरेज सैलरी कितना होगा? सी सैलरी के लिए एक मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करता है कि पहले आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास अचीवमेंट्स कितनी है, एंड आपके पास नंबर्स कितने हैं, आपका आगे का पोटेंशियल कितना है, एंड सबसे मेन चीज जो मैटर करती है वो है कि आपका गेम का इकोसिस्टम कैसा है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स है जो सैलरी डिटरमाइन करती है। अब अगर आपके क्वेश्चन की तरफ आए तो अगर कोई बिगिनर है उसको और मिल गई है तो उसके लिए एवरेज सैलरी कितनी होगी? अगर फ्री फायर की बात करें तो आपके लिए अगर आप स्टार्टिंग का अगर आप देखोगे कि अगर अज्यूम करना आपके पास कोई ऑफिशियल अचीवमेंट नहीं है बट आपने थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप आराम से 30 to 40,000 के बीच का 30,000 आप पकड़ के चलो, 30,000 आप एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड लाइक अभी क्या हमने देखा है काफी ज्यादा फैक्टर्स की ज्यादा न्यू प्लेयर्स ये सोचते हैं ऑर्ग मिलते हैं उनको चाहिए डिवाइस जर्सीज, और क्या ये सब अभी के टाइम पे क्या मांगना फेयर है? अब देखो, एथिकली बात किया जाए तो अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो आपसे पैसा वापस निकालने का भी सोचेगा, बिकॉज ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कोई चैरिटी करने नहीं बैठा है कि आपको लगता है कि मैं तो बस डिमांड करते जाऊंगा मुंह खोल के मुझे मिलते जाएगा। तो ये भी देखते हैं कि उनको आपसे रिटर्न में क्या मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप उतना ही मांगो कि जितना आप रिटर्न में दे भी पाओ, बिकॉज अगर आप उससे ज्यादा मांगोगे तो शायद आपको मिल भी जाए बट आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अगर आपने 1-2 मंथ परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है आपको रिलीज भी कर दिया जाए। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगा कि अगर आप अपने बैड फेस में किसी और से आपको रिलीज किया जाता है तो आपके करियर के लिए बहुत एक डाउन मोमेंट रहता है एंड आपको फर्दर अपॉर्चुनिटी सीख करने में बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, ओके। एंड सबसे मेन क्वेश्चन जो मेरे को पूछा गया लाइक बंदों से कि क्या फोन सही में मैटर करता है इतना ज्यादा गेम के टाइम पे? टिल सम एक्सटेंट हाँ मैटर करता है, बिकॉज जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्रिकेट अगर आप खेलोगे तो ऑब्वियसली आपका बैट मैटर करता है कि आपका बैट का वेट कैसा है, बैट का कौन सा बिलो है। वैसे ही जब आप ई स्पोर्ट्स में आओगे तो हाँ डिवाइस मैटर करता है, बट जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरे को आईफोन 15 प्रो मैक्स ही चाहिए, 14 प्रो मैक्स ही चाहिए, उसके अलावा मैं खेल नहीं पाऊंगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है।
मैंने बहुत सारे प्लेयर्स देखा है जो एंड्रॉइड पे भी अच्छा खेलते हैं, मैंने बहुत सारे प्लेयर्स देखा है जो आईफोन के 12 या 13 के मॉडल्स पे भी अच्छा खेलते हैं। सो हाँ, डिवाइस मैटर करता है, बट अगर आपको लगता है कि डिवाइस ही सब कुछ है, डिवाइस मिलने से आप भगवान बन जाओगे, तो ऐसा कोई नहीं। मैंने बहुत ऐसे प्लेयर्स देखे जिनके पास सबसे अच्छा डिवाइस आईफोन या फिर एंड्रॉइड में देख लो, बट उनका गेम प्ले कम्प्लीटली जीरो है। मैंने ऐसे भी प्लेयर्स देखे जो लैग होने वाले एंड्रॉइड पे भी खेलते, बट उनका परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। चलिए तो फिर ये हम मान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन फैक्टर निभाता है, लेकिन 20 to 30% फ़ोन का भी रोल है वहाँ पे। आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल के जो T3 टीम्स है, जो भी T2 में जाना चाहते हैं अभी के लिए, Tier 3 के जितने भी टीम्स हैं, वो लोग सोचते हैं कि कोच का ज़रूरत नहीं है उनको। क्या सही में कोच का ज़रूरत होता है एक टीम वालों को, मेंटर का ज़रूरत है एक टीम वाले को, या फिर आइडियली वो चीज़ देख सकता है? अगर देखो, आईजीएल चाहे तो देख सकता है, बट अगर आपके पास कोई कोच है या फिर कोई मेंटर है, तो ऑब्वियसली एक आईजीएल के ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर कम होता है, बिकॉज एक आईजीएल ऑलरेडी इन गेम टीम को हैंडल कर रहा है, उसका बहुत प्रेशर एंड बहुत हेडेक होता है। तो अगर वो गेम के अंदर भी हेडेक ले रहा है एंड गेम के बाहर भी वो हेडेक ले रहा है, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, एंड उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत स्ट्रेस में रहेगा वो बंदा। तो ऑब्वियसली एक अगर कोच है, आपके पास मेंटोर है, जिसको अगर शॉर्ट में बोले तो आपके पास अगर कोई सपोर्ट स्टाफ है, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे बहुत हेल्प करेगा, एक आईजीएल को भी और एक टीम को भी। एंड ये प्रूवन है, चाहे आप किसी भी गेम में देख लो, बीजीएमआई, वैलोरेंट, फ्री फायर, जिस भी टीम के पास कोच रहता है, एक मेंटर वगैरह रहता है, तो एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बेटर परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू टीम्स जिनके पास कोई ना। एक सेकंड देना, कुछ बोलना तो 1 मिनट, कुछ बोलिए तो। हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो। नहीं, मैं वो देख रहा था कहीं कभी कभार वो होता है ना, डिस्कॉर्ड का डबल साउंड चला जाता है, वही चेक करेंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे, इस सेगमेंट को यहीं पे छोड़ते हैं और वापस से बढ़ते हैं यहाँ पे आपके ई स्पोर्ट्स करियर को लेके, ई स्पोर्ट्स के बारे में सब बाकी जितने भी हम लोग आपसे आज ज्ञान ले सकते हैं ले लेते हैं, क्योंकि ये मौका हमारे पास बार बार नहीं आएगा आपसे मिलने का। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये बढ़ूंगा, क्योंकि देखिए आपने जब ई स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तब हैकर का जमाना बहुत ज़्यादा था, और फ्री फायर इतना इवॉल्व नहीं किया हुआ था उस वक्त के लिए कि हैकर्स को वो लोग मतलब नेक्स्ट मैच तक वो लोग बैन करके उसको निकाल सके। इतना सिक्योरिटी हाई नहीं था उस वक्त के लिए फ्री फायर का। इस चीज़ को आप लोगों ने किस तरीके से टैकल किया, किस नज़रिए से आप लोगों ने इसको देखा? क्या आप लोगों ने भी कभी सोचा कि हम लोग भी हैकर लगा के, कभी हैक वैक लगा के आगे बढ़ते हैं, मैच में विन निकालते, एक आधा बढ़िया सा बुया निकालते हैं? नहीं, ऐसा थॉट तो कभी नहीं आया था, बट हाँ, जब स्टार्ट किया था तो हैकर्स थे। इनफैक्ट ऐसा होता था कि हम मर जाते थे, हमें पता है कि हमें हैकर ने मारा है, बट हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार हमने ऑफिशियल्स को अपने साइड से रिपोर्ट करने की ट्राई की, बट उसका कोई आउटकम नहीं मिला था। तो फेड अप तो हो रखे थे, बट इस चीज का कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था। हैकर हमने कभी लगाने का सोचा नहीं था, बट हमारी टीम में जो एक प्लेयर हुआ करता था एरो रीपर करके, उसको बैन कर दिया गया था। तो वो हैकर नहीं था, क्योंकि दो वो बहुत अच्छा खेलता था। इनफैक्ट उसका गेम ऐसा था कि स्टार्टिंग मुझे भी डाउट होता था कि यार ये तो बहुत अच्छा खेलता है, ये हैकर है क्या। बट उसको हमने अपने एंड से पूरा वेरीफाई किया, उसका हैंड कैम देखा, रिकॉर्डिंग्स देखा, सब कुछ देखा, एंड वो अच्छा खेलता था। बट आई डोंट नो वो क्यों बैन हो गया, किस रीजन से बैन हो गया, बट जो भी था, दुनिया कहती है कि वो हैकर था, बट हम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो हाँ, ये चीज था। तो आपने जिस तरीके से कहा कि आप लोगों ने हैंड कैम वगैरह चेक किया, क्या आप लोग जिस टाइम पे आप लोग सब लोग साथ में खेल रहे थे हेड हंटर्स पे, क्या आप लोग साथ में बैठ के बूट कैंप वगैरह पे खेले थे उस वक्त? क्योंकि आप लोगों ने नहीं कहा नहीं, कि आप लोगों ने मिल के बनाया था वो चीज़। नहीं नहीं, उस टाइम हम किसी और में नहीं थे, and उस टाइम पे हमारे पास कोई बूट कैम्प वगैरह नहीं था, सब अपने घर से ही खेलते थे। तो लाइक जैसे अभी हेड हंटर्स चल रहा है, तो वो तो इस वक्त के लिए ऑनर कौन माने, हम लोग किसको ऑनर मान सकते हैं इस वक्त के लिए हेड हंटर्स का? ओनर वगैरह कोई नहीं है, बिकॉज हेड हंटर्स इज लाइक एन इंडिपेंडेंट टीम। जैसे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट टीम्स हैं सीन में, वैसे भी हेड हंटर्स इज एन इंडिपेंडेंट टीम। ये कोई और वगैरह नहीं है कि इसका कोई ओनर वगैरह होगा, तो वो टर्म मैं नहीं यूज करना प्रेफर करूंगा। इस वक्त के लिए हेड हंटर्स के पास क्या कोई बूट कैंप है? हेड हंटर्स फिलहाल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइंड है, जिसका अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, बट होपफुली जल्द हमें देखने को मिल जाए। एंड हाँ, हेड हंटर्स के पास बूट कैंप है, बट फिलहाल बूट कैंप एक्सेस नहीं है। जब भी गेम रिलीज होता है तब टीम जरूर बूट कैंप शिफ्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल जो सभी के माइंड में रहता है आज के प्लेयर्स का, क्या हम 2 फिंगर खेले, 3 फिंगर खेले या 4 फिंगर खेले, किस में बेहतर आता है गेम? कंप्लीटली लाइक एक प्लेयर के कंफर्ट के ऊपर है, बिकॉज बहुत वही एग्जांपल है कि बहुत प्लेयर्स देखे हैं जो 4 फिंगर्स खेल के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत प्लेयर्स हैं जो 2 फिंगर्स खेल के भी एकदम लाइक वन ऑफ द बेस्ट होते हैं कंट्री के। जैसे कि अगर मेरे को किसी का एग्जांपल देना हो, तो किलर एफएफ है, जिसको बहुत लोग जानते होंगे, तो वो 2 फिंगर प्लेयर है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री। मेरे टीम में खुद जैसे कि अर्श है, ही इज अ रियली ग्रेट प्लेयर, वो 3 फिंगर खेलता है। तो अपने कंफर्ट के ऊपर होता है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं एंड जैसे आपका फिंगर्स यूज टू है, वैसे आप करिए। ऐसे कोई नेसेसिटी नहीं है कि 4 फिंगर खेलने वाला ही अच्छा खेलेगा।
अगर कोई प्लेयर न्यूली ई स्पोर्ट्स अगर ज्वाइन कर रहा है या फिर फ्री फायर न्यूली, आपको कोई फ्रेंड आके पूछता है कि मेरे को आज फ्री फायर स्टार्ट करना है, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि टू फिंगर में ही स्टार्ट कर या फिर थ्री फिंगर या फिर फोर फिंगर, क्या सजेस्ट करोगे आप उसको? ऑब्वियसली अगर नया नया प्लेयर है एंड उसका मसल मेमोरी कंप्लीटली एम्प्टी है एंड वो किसी चीज पे यूज टू नहीं है, तो उसको मैं ऑब्वियसली बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा फिंगर्स होंगे उतने ज्यादा यूज कर ले, बिकॉज फिर आपके फिंगर्स पे जो लाइक फंक्शंस रहता है कि इससे जंप करो उससे फायर पे, तो वो पहले से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके लिए इजी पड़ेगा। बट जो लोग पहले से दूसरे सेटअप में खेलते हैं अभी शिफ्ट करेंगे उनको दिक्कत होगी। तो क्या उन्हें शिफ्ट करना चाहिए जो लोग ऑलरेडी करने टू को कर फिंगर में खेल सकते रहे हैं हैं? बट दिक्कत होगी, तो मैं प्रेफर नहीं करता हूं जब तक खुद जरूरत ना पड़े, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने आप टू फिंगर खेलता, आपने ट्राई किया फोर फिंगर खेलने का, बट आप फोर फिंगर पे भी सेट नहीं हो पा और आपका टू फिंगर का भी आपका सेटअप बिगड़ गया, तो फिर ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो जब तक जरूरत ना पड़े तब तक करना नहीं। जी हाँ, और हमने काफी बार ये देखा है कि देखिए गेम का हमने देखा है, लेफ्ट लेफ्ट साइड अलग होता है, राइट साइड अलग होता है। राइट साइड में पूरी तरीके से फायर कंट्रोल होता है, लेफ्ट साइड में पूरी तरीके से जॉयस्टिक कंट्रोल होता है। आपको क्या लगता है कि लेफ्ट साइड में ऐसा क्या क्या चीजें रखनी चाहिए जो कि हेल्प करेगा किसी को आगे गेम प्ले में इंप्रूव करने में, और राइट साइड में क्या ऐसे फंक्शनल बटन्स होने चाहिए जो हेल्प करेगा आगे जाके उनको? ऐसा कोई चीज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लाइक वो आपके ऊपर है। मैंने बहुत लोगों के कस्टम एचयूडीज देखे जिसका इधर का उधर है, ग्लू वॉल का बटन राइट साइड में, किसी का फायर वाला लेफ्ट साइड में है, किसी का रन बटन इधर है, किसी का जंप उधर है, तो मैंने बहुत देखा है। तो ऐसा कोई नहीं है कि इधर उधर लाइक राइट लेफ्ट करने पे आपको एडवांटेज मिलेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं। ओके, राइट, चलिए। आपने सबसे लाइक आजकल के जो यूथ है, सबको यही लगता है कि स्पोर्ट्स अगर खेलना है तो स्टडीज को लेफ्ट आउट करना है पूरी तरीके से, या तो ड्रॉप लेना है या फिर कुछ करना है। आपने स्टडीज के साथ किस तरीके को स्पोर्ट्स को लाइक पूरी तरीके से इक्वली रन किया, जो कि आप लोग आपके लाइक फैमिली ने क्या सपोर्ट किया था? सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या फैमिली का सपोर्ट था आपके पास? देखो फैमिली का सपोर्ट तो नहीं था, बिकॉज ई स्पोर्ट्स लाइक स्टार्टिंग में नहीं था, बिकॉज ई स्पोर्ट्स बहुत नई चीज है, बहुत नई इंडस्ट्री है जिसके बारे में ऑब्वियसली घर वालों को कोई आइडिया नहीं है। स्पोर्ट्स हो तो फिर भी एक अलग बात है, बट ई स्पोर्ट्स का उनको आइडिया नहीं है, तो ऑब्वियसली खुद को प्रूव करना पड़ेगा। मैं इस मामले में एक मामले में ये लकी था कि मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम कोविड चल रहा था, तो उस टाइम अगर मैं दिन भर बैठ के गेम खेलूं भी तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे घर पे ही बैठना है। तो मेरा क्लास 10 खत्म होते होते कोविड आ गया था, तो कोविड ऑलमोस्ट 2 साल रहा, तो मैंने 11 12 मैंने ऐसे पूरे गेम को दिया, वो 2 साल में मैंने खुद को स्टैब्लिश भी कर लिया। तो तब तक घर वालों का भी सपोर्ट मिल गया था, घर वालों को भी समझा दिया था स्पोर्ट्स कैसे होता है, इसमें भी एक फ्यूचर है, एंड स्टडीज भी साथ साथ मैनेज हो गई थी। स्टडीज को लाइक आपने किस तरीके से मैनेज किया था? क्योंकि आज के जो बंदे हैं उनको लगता है कि ग्राइंड करना है तो पूरा लाइक 12 PM लॉबी खेलना है, 3 PM लॉबी खेलना है, 6 PM खेलना है, फिर 9 PM खेलना है, तब जाके उनको लगता है कि उनका गेम प्ले इंप्रूव होगा। क्या आपको लगता है कि स्टडीज को पूरी तरीके से एक साइड रख के गेम प्ले की तरफ ध्यान देना, क्या ये सही है? नहीं, मैं वो चीज कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। देखो मैंने तो बैलेंस कर लिया, बिकॉज कोविड का टाइम था, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, एग्जाम्स ऑनलाइन होते थे, कैसे भी दे देंगे। बट अगर अभी के टाइम पे बात करोगे कि कैसे मैनेज करना है, तो देखो जब आप पढ़ाई को लेके आगे बढ़ते हो तो आपको ब्रेक लेने के 2 या 3 मौके मिलेंगे। एक होगा आप 12th के बाद ब्रेक ले लो, आप ग्रेजुएशन के लिए प्रोसीड ना करके आप अपना पूरा स्पोर्ट्स को दे दो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आई थिंक ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड ब्रेक लेने का आपको मौका तब मिलेगा जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे 3 साल की, एंड फिर आपको एक ब्रेक लेने का मौका मिलेगा। एंड उसके बाद अगर आप मास्टर्स को परस्यू करते हो तो मास्टर्स के बाद आपको एक मौका मिलेगा। तो पर्सनल ओपिनियन मेरे को लगता है कि अगर आप गेम में स्टैब्लिश हो चुके हैं आप बहुत बेटर हो, अगर आपको लगता है कि हाँ अब मैं यहाँ से करियर सेट कर लूंगा, आप एक T1 लेवल पे आ चुके हो, तो आप 12th के बाद ब्रेक लेने का रिस्क ले सकते हो कि हाँ चलो गेम को 100% देता हूँ। अगर कल को अगर आप फिर नहीं भी कंटिन्यू कर पाओगे तो एटलीस्ट आपके पास मौका रहेगा कि चलो बी स्पोर्ट्स छोड़ता हूँ, भी ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, भले वो 3 4 साल बाद हो। बट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके 12th खत्म हो गया, अभी तक आप T1 में नहीं आए हो, आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि कॉलेज में एडमिशन ले लो, ग्रेजुएशन कर लो, साथ में बैलेंस कर लेना दोनों चीजों को, एंड जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तब तक क्या पता आप एक T1 प्लेयर के रूप में बाहर आ चुके होंगे। अभी जिस तरीके से हम लोग को देखने को मिला है, T1 काफी ज्यादा कम्पिटिटिव हो चुका है, और काफियों को तो लगता है कि T1 जैसे हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे बॉलीवुड में होता है नेपोटिज्म का टैग दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये स्पोर्ट्स में भी नेपोटिज्म है T1 तक पहुंचने के लिए? टू बी ऑनेस्ट ई स्पोर्ट्स में मैं नहीं मानता ऐसा कोई नेपोटिज्म है, बिकॉज कंपटीशन रहता है यार। अगर नेपोटिज्म के लिए समझ लो मैंने अपनी किसी दोस्त को अपने टीम में ले भी लिया, तो ऑब्वियसली वो अगर खराब खेलेगा तो टीम का परफॉर्मेंस खराब होगा, एंड फिर कितने दिन में हमारी टीम T1 में टिक पाएगी। तो ऑब्वियसली अगर T1 में बने रहना है तो एक अच्छी टीम भी बनानी है।
तो नेपोटिज्म वाला चीज आई डोंट थिंक सो ई स्पोर्ट्स में चलता है। हमें अच्छे प्लेयर्स चाहिए जो अच्छे लेवल पे खेलेंगे और अच्छे टीम के परफॉर्मेंस में अपना अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। ये तो आपने बता दिया, लेकिन काफी बार हमने ये तक देखा है कि T2 प्लेयर्स या फिर T3 प्लेयर्स भी हमने कुछ ऐसे देखे हैं जो T1 प्लेयर्स के मतलब बराबरी का परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उनको काफी प्यार टक्कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको उस लेवल का चांस नहीं दिया जाता है। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहे, तो क्योंकि देखो उस मोमेंट इसका में वो लोग मेन काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें चांस नहीं मिल रहा है वहां पे अभी भी। देखो इसका मेन दिक्कत तो यह है कि अब ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा से हमारा गेम अब अनअवेलेबल है इंडिया में एंड ऑफिशियल इवेंट्स नहीं हो रहे हैं। अंडरडॉग्स के लिए सबसे लाइक मेजर चीज अपने आप को प्रूव करने के लिए ऑफिशियल्स ही होता है, बिकॉज वहाँ पे कंप्लीटली ओपन क्वालिफायर्स होते हैं एंड सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड वहां से आप खुद को प्रूव करके आ सकते हो। एंड थर्ड पार्टीज में ऑलमोस्ट जब से गेम बैन हुआ उसके बाद से हमने देखा है कि इन्वाइटेड वाला सीन रहा है, तो उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले अंडरडॉग्स को। एंड बट हमने बहुत सारे अंडरडॉग टीम्स को देखा है जो उभर के आए हैं। अगर मेरे को नाम लेना होगा तो जैसे कि टीम इंद हो गई, रशर स्पोर्ट्स हो गई, आरटीपी आरटीवी हो गई, एंड अभी ये कुछ नाम आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तो ये सब हो गए। तो मौके कम मिले बैन पीरियड में, बट जिन्होंने मेहनत किया उन्होंने खुद को प्रूव भी किया है। एंड अभी जब भी गेम आ जाएगा तो ऑफिशियल इवेंट्स आएंगे तो खुद को प्रूव करने का और मौका मिलेगा। तो सबको मेहनत करते रहे। और लाइक हमने काफी बार ये देखा है कि गेम बैन होने के बाद भी काफी लोग गेम लाइक छोड़ चुके हैं। लाइक हमने देखा था ओजी पूरी तरीके से डेड हो चुकी थी वहां पे, उनका कोई भी प्लेयर्स कोई भी मैच एक सिंगल मैच तक नहीं खेल रहा था। बट रिसेंटली जो लास्ट ईयर जो हुआ जहाँ पे गेम अनबैन का न्यूज़ आया था, उसके बाद से काफ़ी सारे ऑर्ग वापस से जुड़ चुकी थी, वापस से काफ़ी सारे टीम्स वापस से ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिए थे। तो आपकी टीम क्या वहां पे रुक गई थी या फिर वो लोग स्टार्ट कर रहे थे? आप लोगों का माइंडसेट क्या था जब गेम बैन हुआ था? गेम का बैन का न्यूज़ सुनने के बाद ही आपका लाइक रिएक्शन क्या था उस वक्त के लिए आप लोगों का? जब गेम बैन हुआ था तो उस टाइम तो लाइक उतना कुछ फील नहीं हुआ था, बिकॉज मेजर थर्ड पार्टी इवेंट्स चल ही रहे थे। ऑब्वियसली लगा था कि अरे ऑफिशियल इवेंट्स नहीं होगा, बट वही था कि चलो जल्दी आ जाएगा जल्दी आ जाएगा। ऐसे करके तो 7-8 महीने निकल गए, बिकॉज थर्ड पार्टी इवेंट्स काफी ज्यादा हो रहे थे, तो वो गेम का एब्सेंस फील नहीं हुआ। एंड 7-8 महीने हमने अच्छे से खेला एंड उसके बाद जब थर्ड पार्टी इवेंट्स खत्म होने लगे तो मेरे कुछ प्लेयर्स ने गेम भी छोड़ दिया, जैसे कि आसिम ने गेम छोड़ दिया, महमूना ने गेम छोड़ दिया। तो टीम में भी फिर प्लेयर्स को लेके फेरबदल करना था, तो उसको लेके थोड़े से इश्यूज तो हुए थे। एंड फिर कुछ टाइम के बाद मैंने भी जाकर के गेम छोड़ दिया था, तो उसके बाद टीम को रिबिल्ड किया गया। मैंने तो टीम के साथ गेम कम्प्लीटली छोड़ दिया था, तो अर्श हुआ करता, अर्श लिखी हुआ करते थे, उन्होंने टीम को रिबिल्ड किया। डिवाइन वगैरह से अच्छी जान पहचान थी, उनको लेकर के आ रहे हैं। एंड शंकु को भी लेकर के आया, बिकॉज शंकु की पुरानी टीम डिसबैंड हो गई थी, तो ऐसे करके टीम वापस से रिफॉर्म हुई। एंड वो लोग भी खेल रहे थे फिर आपस में। एंड उस टाइम पे मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था टीम के साथ। मेरा इन्वॉल्वमेंट तब हुआ जब गेम आने की न्यूज आई थी, तब मैं आकर के टीम के साथ इन्वॉल्व हुआ था। अपना लाइक पोजीशन। फिर जैसे आपने आपने बोला कि गेम अनबैन का न्यूज़ आया था, फिर जिस तरीके से हमें अभी तक देखने को मिल रहा है, अब तक कोई भी वापस से हिंट नहीं दिया गया है कि गेम वापस से अनबैन होगा या फिर नहीं। तो इससे रिलेटेड आपकी टीम में क्या लाइक बनता है? क्योंकि आज भी हम देखेंगे तो काफ़ी सारी टीम्स आज डिमोटिवेट हो चुकी है वापस से, कि हमने सोचा था गेम आ रही है तो पूरी तरीके से उन्होंने वापस से ग्राइंड किया, वापस से काफ़ी चीज़ें जहाँ पे वो बिजी थे वो चीज़ छोड़ा। जैसे कि हमको देखने को मिला ओजी के जो पहाड़ी है, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अपना ग्राइंड किया था बीजीएमआई में, बट जैसे उन्होंने नेम सुना वापस से फ्री फायर की अनबैन हो रहा है, क्या उन्होंने जो बीजीएमआई को छोड़ के वापस से फ्री फायर में आए, वो क्या ये सही था? क्या ये सही डिसीजन आपको लगता है? क्योंकि बीजीएमआई में वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे वहाँ पे। देखो ऑनेस्टली पहाड़ी की अगर मैं आप बात करें तो पहाड़ी को जितना मैं जानता हूँ बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का वो बंदा है, उसको एक हंगर है अंदर से जीतने की। उसने फ्री फायर का बहुत ज्यादा वेट किया, बट जब लास्ट में उसने गिव अप कर दिया तो उसका ऐसा नहीं था कि चलो ई स्पोर्ट्स छोड़ के अभी निकल जाता हूँ कंटेंट बना के कुछ। उसको ई स्पोर्ट्स का हंगर था, तो उसने फिर बीजीएमआई में ट्राई किया। उसने बीजीएमआई में बहुत अच्छे लेवल तक वो पहुंचा था, उधर की इवेंट्स भी खेले। बट एट द एंड ऑफ द डे जब फ्री फायर आने का न्यूज हुआ तो आई पर्सनली बिलीव अगर उसके जगह मैं होता तो मैं भी शायद से फ्री फायर में आ जाता, क्योंकि जिस गेम में मैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हूँ, जिस गेम का ए टू जेड मेरे को पता है, जिस गेम को मैं इनसाइड आउट जानता हूँ, तो उस गेम में मेहनत करना ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन एक पूरी नई जगह पे जाकर के जीरो से मेहनत करना। तो आई डोंट नो वो अपने डिसीजन के बारे में क्या सोचता है, बट उसके जगह पे अगर मैं होता तो मैंने तो सेम डिसीजन लिया होता। इस वक्त के लिए आप लोगों का टीम का माइंडसेट कैसा चल रहा है? क्योंकि अब तक गेम आया नहीं है और ना ही आने का कोई न्यूज़ आ रहा है, बट हाल ही में अभी 2-4 दिन से पहले से हमें न्यूज़ आ रहा है कि लीक्स आ रहे थोड़े बहुत कि आ सकता है ये इलेक्शन के बाद। बट अभी इस वक्त के लिए आप लोगों का टीम का माइंडसेट क्या चल रहा है?
टीम का माइंडसेट देखो, मैंने टीम को सिंपल से बोल के रखा है कि अगर किसी को गेम छोड़ना है या कंटिन्यू करना है, वो सबका पर्सनल डिसीजन है। एंड उसमें मेरा किसी भी टाइप का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज सबकी पर्सनल लाइफ है एंड दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस। बट अगर आप खेल रहे हो तो 100% मत दो, वर्क ऑन अदर थिंग्स एज वेल। एंड गेम को भी उस जगह तक छोड़ो कि कल को अगर आप आकर के उसको वापस कंटिन्यू करोगे तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत फेस करने को ना मिले। क्योंकि कंप्लीटली फुल स्टॉप लगा दोगे तो कल को ऑब्वियसली दिक्कत होगी, लोग आके आपसे आगे निकल गए होंगे। तो थोड़ा बहुत खेलो, करियर पे भी ध्यान दो। जैसे कि कुछ प्लेयर्स है जो कॉलेज अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ अपनी स्कूल की स्टडीज को पूरा कर रहे हैं, तो सब बैलेंस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा गेम खेल रहे हैं, थोड़ा अपने करियर को बैलेंस कर रहे हैं। एंड कल को जब भी गेम आएगा तो इस फील्ड में पूरा एक्सलरेट करेंगे खुद को। तो फिर देखिए आप लोग, क्योंकि हेड हंटर्स काफी ज्यादा ही लाइक कह सकते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम है आज के दिन पे इस इंडिया पे। अगर एफ एफ आई सी आ जाती है, कहीं ना कहीं अगर एफ एफ आई सी आती है तो कहीं ना कहीं हेड हंटर्स ऐसी टीम होगी जो टॉप 2 में इजीली क्वालिफाई करते हुए देखने को मिलेंगे हमें। क्योंकि वो रिसेंटली एक लैन इवेंट हुआ था जहाँ पे आप भी गए थे, आपने भी वहाँ पे परफॉर्म किया था। कहीं ना कहीं क्लैश स्क्वाड का मैच हुआ था जहाँ पे आपने भी परफॉर्म किया था। वहाँ पे आपको भी हमने देखा था स्नाइपिंग काफी शानदार करते हुए। वहीं से काफी लोगों को मालूम चला कि आप स्नाइपर हो, क्योंकि एक टाइम था कि आप पहले स्नाइपिंग जिस तरीके से करते थे और आज के मेटा में वापस से आप आके स्नाइपिंग कर रहे थे, वो काफी ज्यादा डिफरेंस है आपको। क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि कभी एडब्ल्यूएम को शिफ्ट किया जा रहा है, कभी एम टू बी को शिफ्ट किया जा रहा है। आप उस चीज को किस नजर से देख रहे हो? क्योंकि स्नाइपर को काफी ज्यादा दिक्कत होता होगा, क्योंकि उनके लिए गिने चुने 3-4 गन्स है, और 3-4 गन्स में इस तरीके से चेंजेस लाना उनके लिए काफी ज्यादा टफ बनते जाता है। तो आपको क्या लगता है वो किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं उसको? लाइक टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखता हूँ। क्योंकि एक स्नाइपर्स को फिर लाइक क्या बोलते हैं, ज्यादा चॉइसेस मिल जाती है अपने गन को सेलेक्ट करने के लिए, ड्रॉप रेट्स भी ज्यादा हो गई है। पहले के टाइम पे दिक्कत होता था कि स्नाइपर खोजना पड़ता था मैचेस में, कई बार होता था कि पूरे मैच स्नाइपर मिला ही नहीं स्नाइपर को, वो कोई एक लॉन्ग रेंज की गन लेकर के खेल रहा है। बट अभी के टाइम पे वो दिक्कत नहीं होता, तो ऑब्वियसली एक स्नाइपर अपने चॉइस ऑफ वेपन के साथ खेल पाता है, जिससे उसका परफॉर्मेंस और उभर के आता है। तो ये चीज हमने देखने को मिला, लेकिन रशर्स को आपने देखा जिस तरीके से कैरेक्टर स्किल्स इवॉल्व हो रहे हैं आजकल। जैसे तात्सुया का एक मेटा आया जहाँ पे एक बार हमें सोनिया का मेटा देखने को मिला था। काफी सोनिया का मेटा तो ऐसा मेटा था जहाँ पे पूरी तरीके से फ्री फायर का जो पूरा कम्युनिटी में था वहां पे पूरा कहर मच चुका था। क्योंकि आपने देखा था हर एक बंदा, चाहे वो रशर हो चाहे वो स्नाइपर हो कोई भी हो, उसका कैरेक्टर स्किल में सोनिया का होना मस्त था उस टाइम पे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर स्किल्स का चेंजेस आता है फिर उसको वापस से ठीक किया जाता है, इससे स्पोर्ट्स में क्या लाइक चेंजेस आता है, किस तरीके का टीम पे एक प्रेशर क्रिएट होता है? देखो, इसके प्रोज भी है कॉन्स भी है। एक ये है कि प्रोज अगर देखने जाओगे तो अगर जनरल ऑडियंस के देखोगे तो गेम हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है, लोग बोर नहीं हो जाएंगे गेम से। क्योंकि हमेशा कुछ नया आ रहा है, चीजें बदल रही है, आपको नई चीजें सीखनी है, आप कभी भी एक जगह पे सेटल नहीं हो रहे हो। कॉन्स देखोगे तो ई स्पोर्ट्स की तरफ से ऑब्वियसली हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, खुद को यूज टू करेंगे, फिर 2 महीने के बाद मेटा बदल जाता है, तो फिर नई से स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर नई से मेहनत करो, नई चीजें सीखो। तो पर्सपेक्टिव का खेल है। अब या तो दो ऑप्शन है कि अरे यार करके बहाना देते रहेंगे एंड अपने फेलियर्स को एक बहाना दे करके छुपा दें, या फिर मेहनत करके नई चीजें सीखे एंड उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए एंड उसको लेकर के फिर आगे चले और टूर्नामेंट जीते। तो मैं और मेरी टीम तो ये प्रेफर करते हैं कि अपनी कमियां को निकालो एंड उनको इम्प्रूव करो एंड आगे बढ़ो। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि इस तरीके से आपका टीम आज के टाइम पे माइंडसेट रखा है, क्योंकि गेम आज भी बैन है। क्या आपको थोड़ा सा भी उम्मीद लग रहा है कि गेम आने वाला है? जिस तरीके से लीक्स आ रही है, क्या ये सच है? क्योंकि आप भी एक बड़े क्रिएटर में से एक हो, जहाँ पे आपके पास भी मेरे हिसाब से काफी सारे न्यूज पहले आ जाते हैं नॉर्मल ऑडियंस तक पहुंचने से पहले। क्या ये कंफर्म है कि गेम आने वाला है अगले 2-3 महीने तक? डेट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बिकॉज कुछ नहीं बोल सकते। बट हाँ, मैं कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हूँ कि गेम आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो जरूर आने का। तो क्या बिकॉज अभी फ्री फायर का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है इंडिया, एंड उनको भी इस मार्केट को बहुत जल्द से जल्द रिकैप्चर करने का है। तो क्योंकि हम ही अब आजकल देखने को मिल रहा है जो भी फ्री फायर के सीईओ है वगैरह है, वो इंडियन गवर्नमेंट को काफी ज्यादा कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, काफी ज्यादा उनका मीटिंग्स चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि लीक्स काफी ज्यादा ये, और फ्री फायर के जो भी लीक्स होते हैं वो काफी ज्यादा जल्दी फैल जाते हैं, आपको भी मालूम है ये चीज। क्या आपको लग रहा है कि सीरियसली जो वो डाल रहे हैं वो सच है, या फिर वापस से बस एक हाइप क्रिएट करने के लिए ये सब बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, ऑब्वियसली सच ही होगा यार, क्योंकि ये लाइक क्रिएटर्स का किया धरा रहता है कि उनको न्यूज मिल जाता है, उसमें वो मसाला लगा देते हैं कि ये फेक न्यूज है वो फेक न्यूज है। बट
गरीना इज अ वेरी बिग कंपनी ग्लोबली एंड उनको जरूरत नहीं है ऐसे छोटे मोटे रूमर्स फैलाने का या फिर कुछ। वो चाहे तो स्टेटमेंट को पूरा इग्नोर भी कर सकते हैं, बट अगर वो अपने साइड से कुछ बोल रहे तो ऑब्वियसली वो जेन्युइन रहेगा। अभी जो हमें कुछ दिन पहले जो देखने को मिले थे गरीना के मेंबर्स वर्सेस हमें जो देखने को मिले थे यूट्यूबर्स लोग जो पार्टनर प्रोग्राम्स में, क्या वो एक हाइप बिल्ड करने का था, पूरा स्क्रिप्टेड था? आपको क्या लगता है, या फिर नॉर्मली किसी ने भी जस्ट ऐसे ही एक मजे मजे के लिए किया, या फिर वो हाइप बिल्डिंग था वो? मेरे को जहां तक लगता है हाइप बिल्डिंग वगैरह तो नहीं, बट इट वाज अ वे टू रिटेन ऑडियंस, बिकॉज अभी के टाइम पे गेम नहीं आया एंड डे बाय डे लाइक ऑडियंस कम होते जा रही है गेम की, एंड सिंस गेम नहीं है तो वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे अपने साइड से कि कोई रीजनल कोलैब लेकर के आए, कोई बड़ा इवेंट लेकर के आए या फिर ई स्पोर्ट्स लेकर के आए। तो उनके एंड से जितना पॉसिबल हो पा रहा है कुछ नए नए आइडियाज लेकर के वो आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी ऑडियंस हो उनको रोक सके, क्योंकि जब भी गेम आएगा तो यही ऑडियंस काम आएगी। अगर गेम पूरा डेड हो जाएगा तो बाद में अगर फ्री फायर इंडिया लॉन्च भी होगा तो ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जस्ट ऑडियंस को होल्ड करने की कोशिश है एंड वो उसके लिए नए नए आइडियाज को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या आपको लगता है इस वक्त ये जो भी ऑडियंस डेड हो चुके गेम के आने के बाद वापस से वो आएंगे, जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर जो ऑलरेडी गेम छोड़ के जा चुके हैं, जैसे कि किलर एफएफ हमें देखने को मिले, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर थे एक टाइम के, ऑर्गेंटन के काफी काफी दमदार रशर थे वो, क्योंकि हमने देखा है जब भी वो रश करते थे 90% वो सक्सेस रेट के साथ ही रश करते थे वहां पे। क्या आपको लगता है जिस तरीके से फ्री फायर के कम्युनिटी ने किलर जैसे प्लेयर को इस वक्त के लिए लाइक खोया, अभी तो हम कह सकते हैं उनको खोया ही है क्योंकि वो नहीं खेल रहे इस वक्त के लिए, फ्री फायर उतना ज़्यादा खेल नहीं रहे वो, हालांकि हमें देखने को मिला कुछ महीने से वो थोड़ा बहुत एक्टिव हुए। क्या आपको लग रहा है कि फ्री फायर ये सब देख के थोड़ा सा कुछ और चेंजेस लाएगा वो अपने लाइक हाइप बिल्डिंग में? क्योंकि देखिए नहीं किलर एक एग्जाम्पल था, बाकी तो बहुत सारे प्लेयर थे वहां पे जिन्होंने गेम छोड़ा है। नहीं, आई डोंट थिंक सो वो ऐसा कुछ करेंगे, बट अगर प्लेयर पर्सपेक्टिव से बात करें, आपने किलर का नाम लिया, किलर हो गया, आइकॉनिक हो गया, बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने गेम छोड़ दिया। तो जो प्लेयर्स करियर को लेकर के अभी तक आगे नहीं बढ़े एंड कुछ मेजर स्टेप जिन्होंने नहीं लिया, तो आई थिंक सो वो लोग वापस आ जाएंगे, बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स है, उनके अंदर हमेशा एक भूख रहती है जीतने के लिए एंड वो इस गेम में ऑलरेडी महारत हासिल करके रखे, तो उनके लिए तो सबसे बेटर यही रहेगा कि वो जरूर वापस आएंगे। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं करियर में, उन्होंने बड़ा स्टेप ले लिया, तो उनके बारे में कंफर्म बोल नहीं सकते, बिकॉज उनके लिए भी एक रिस्क होगा वापस आना। तो ये रहेगा एंड बाकी गरीना की तरफ से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो किसी इंडिविजुअल प्लेयर्स को वापस लाने के लिए कुछ करे, बिकॉज वो हमेशा वही चीज करेंगे जिनसे एक लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। आपका सबसे बिगेस्ट ऐसा क्या रहा है आज तक ई स्पोर्ट्स में कि आज भी आपको याद है जब आप खेल रहे थे, ऐसा कौन सा मेमोरी आपके अंदर रह गया है कि ये काफी ज्यादा ही मतलब ऐसा है कि आप हमेशा उसको याद रखोगे और कहीं पे भी जाओगे अगर ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करोगे तो वो इंसिडेंट के बारे में आप जरूर उन्हें बताओगे? आई थिंक सबसे रिसेंट जो हमने स्पोर्ट्स जी का लैंड जीता था वो वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ माय करियर एंड तो वो एक मोमेंट होगा जो कि मैं सबके साथ शेयर करूंगा खुशी खुशी। नहीं, जब आप प्ले कर रहे थे, आप टीम के साथ परफॉर्म कर रहे थे, तब का कोई इंसिडेंट? जब खेल रहे थे तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा लाइक क्या ही बताओ, ऐसे छोटे मोटे बहुत कुछ है बट ऐसे कुछ बड़ा नहीं हुआ था। तो ऐसा कुछ जो छोटे मोटे में से कुछ ऐसा जो आपको हमेशा याद रहेगा? जब मुझे स्नाइपर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था तो वो एक पर्सनली तो मुझे खुशी थी, दो मेरे को पता था कि जीतूंगा नहीं बिकॉज फैन फेवरेट होने वाला था एंड मेरी कोई ऑडियंस वगैरह या फिर कुछ ऐसे फैन फॉलोइंग तो नहीं थी, बट वो देख करके बहुत खुशी हुई थी कि कंट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्नाइपर्स के बीच में मेरा भी नाम आ रहा है एंड मुझे वन ऑफ द टॉप स्नाइपर्स ऑफ द कंट्री में कंसिडर किया जा रहा है। तो वो एक चीज था जो देख करके अंदर से खुद को एक प्राउड फील हुआ था। अच्छा, तो आपने कहा कि स्नाइपर ऑफ द ईयर के लिए आपको लाइक नॉमिनेट किया गया था, वहां पे मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटर में आपके साथ पहाड़ी भी था क्या? हाँ, वो स्नाइपर ऑफ द ईयर एक्चुअल में पहाड़ी नहीं जीता था। हाँ जी हाँ। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आपने कहा कि आपका फैन बेस वहाँ पे मौजूद नहीं था जिसकी वजह से लाइक यहाँ पे आपको नहीं मिला, अगर फैन बेस होता तो आपको भी मिल सकता था वहाँ पे कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है ई स्पोर्ट्स अगर कोई स्टार्ट कर रहा है उसको इंस्टा हैंडल या फिर यूट्यूब वो सब में कुछ ज़्यादा उसको क्या सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए या फिर उसको बस गेम में ही फोकस करना चाहिए? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली वो जाकर के फ्यूचर में आपको एज अ साइड इनकम हेल्प करने वाला है ना, हो सकता है फ्यूचर में जाकर के आप कंटेंट क्रिएटर भी बन पाओ। पर हाँ, ऐसा नहीं करना कि आप अपना प्राइमरी फोकस अपना सोशल मीडिया या फिर कंटेंट की तरफ दे रहे हो, ई स्पोर्ट्स को सेकेंडरी मेथड की तरफ यूज कर रहे हो, बिकॉज उससे फिर आपकी ई स्पोर्ट्स करियर की जो ग्रोथ है एंड जो एक एज है वो कम हो जाएगी एंड आप ई स्पोर्ट्स में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओ। तो आप उन लोगों को क्या मोटिवेट करना चाहोगे जो लोग लाइक गेम को छोड़ देते हैं ये बोल के कि यार अब नहीं हो रहा है मेरे से?
अब नहीं हो रहा है मेरे से, अब नहीं खेला जा रहा है मेरे से, बोर हो चुका हूँ इस गेम से, या फिर इस रोल में मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है मेरे से। उसको कहीं ना कहीं वो टैक्टिक्स मिल नहीं रहे, वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिल नहीं रहे कि वो इम्प्रूव करे उस रोल में ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन लोगों को आप क्या बोलोगे कि क्या उसे कंटिन्यू करना चाहिए और मेहनत, लेकिन उसको वो बंदा ऐसा है, मान लो या फिर मेरा एग्जांपल ले लो कि मेरे को गेम में पूरे तरीके से इन्वॉल्व होना है, मेरे को ई स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने रोल में मैं शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे उस। देखो, पहले तो बोलूँ कि ऐसे डिसीजन हमेशा सोच समझ के लेना, मल्टीपल टाइम सोच समझ के लेना। एंड समटाइम्स इट इज बेटर टू गिव अप, बिकॉज हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। कई बार होता है कि आप अपना 100% दोगे फिर भी आपसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो चीज आपके लिए नहीं बनी होती है। एंड तो कभी कभार गिव अप करना ही सबसे अच्छा रहता है, बिकॉज अगर आप जितना ट्राई हार्ड करोगे आपको और फेलियर्स मिलेंगे एंड आपका टाइम बर्बाद होगा, आपकी एनर्जी बर्बाद होगी। बस डिसीजन लोगे तो सोच समझ के लेना, ऐसा नहीं कि बस एक बार फेलियर मिला तो बस छोड़ छाड़ के निकल गए, क्योंकि कई बार कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। ऑलराइट। तो आपने कहा कि स्टार्टिंग में आपने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स को आप देखते थे जिससे आप मोटिवेट हुए और ई स्पोर्ट्स वगैरह में आप आए, या फिर गेम वगैरह आपने स्टार्ट किया। तो ई स्पोर्ट्स में लाइक पर्टिकुलर ई स्पोर्ट्स का मैं पूछूंगा, ई स्पोर्ट्स में जब आप एंटर कर रहे थे, तब आप कौन से वो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स को देख रहे थे जिससे आप ज़्यादा मोटिवेट हो रहे थे। जब मैंने स्पोर्ट्स पे एंटर किया था तब तो मैं किसी को नहीं देखता था, बिकॉज उस टाइम पे स्पोर्ट्स के कंटेंट क्रिएटर्स ना के बराबर हुआ करते थे। जो थोड़े बहुत थे भी तो लाइक वो लोग बहुत रेयरली हाइलाइट्स डाल देते थे, जैसे कि उस टाइम पे वासियो वगैरह कभी कभार हाइलाइट्स डालते थे तो वो थोड़ा बहुत देख लेते थे, बट उससे ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता था। हाँ, सीखने को चीजें मिल जाती थी ऑब्वियसली। तो ये था, जितना सीखा है खुद से सीखा है, एंड यही है। अगर किसी को आप कहना चाहोगे हाँ मैंने इसको सबसे ज़्यादा देखा है अपने फ्री फायर के करियर में या फिर ई स्पोर्ट्स के करियर में, कि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया है, तो वो कौन सा रहने वाला है। इन पर्टिकुलर ऐसे कोई नहीं होने वाला यार, बिकॉज जो भी टी1 प्लेयर्स थे, या थे ही बोलूंगा अभी तो, क्योंकि फॉलो नहीं करता हूँ, जो थे जो टूर्नामेंट हाइलाइट्स डालते थे तो बस उनका हाइलाइट्स देखा करता था, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। तो यही है, एक पर्टिकुलर किसी यूट्यूबर को ज्यादा फॉलो नहीं किया, बिकॉज उस टाइप का कंटेंट हमारे गेम में के क्रिएटर्स की तरफ से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नहीं देखने को मिलता। हमने देखा था जहाँ पे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे टीएसजी के ऋतिक जश वो सब गए थे। क्या आपकी टीम उस वक्त के लिए वहाँ पे compete कर रही थी, हेड हंटर्स क्या वहाँ पे भी compete कर रहे थे। नहीं नहीं, उस वक्त हेडहंटर्स फॉर्म भी नहीं हुई थी, एंड उसके लिए हेडहंटर्स कम्पीट भी नहीं कर रही थी। उस अच्छा, टाइम पे ऑलराइट। मैं स्पोर्ट्स में आया तक नहीं था। ऑलराइट। आपको लाइक कैसे मालूम चला कि हाँ ई स्पोर्ट्स में जा तो रहा हूँ लेकिन यूट्यूबिंग भी साथ में करना है मुझे। यूट्यूब में आप लाइक सोच के आए थे कि यूट्यूब भी साथ में करना है, या फिर किसी ने आपको बोला कि यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लेते हैं फिर साथ में कुछ ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, इट्स लाइक कभी दिमाग में नहीं आया, किसी ने बोला भी नहीं, बट जब हम पढ़ रहे थे करियर में तो बहुत लोगों को देखा कि अच्छा इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये वीडियोस डालते हैं एंड मोनेटाइजेस डालते हैं, तो सोचा कि चलो हम भी कर लेते हैं यार, सब कर रहे तो हम भी कर रहे हैं, तो वो देखा देखी करके आ गए थे। शुरू से दूसरों को देख के किया था, बट एक टाइम के बाद खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिलने लगा कि जब आपका गेम प्ले लोग देख रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा फीलिंग आया, तो फिर उसके बाद कंटिन्यू किया खुद से। तो आपका लाइक आपने स्टार्ट ही क्या फ़ोन से किया था या फिर पीसी से ही स्टार्ट किया था आपने कंटेंट क्रिएशन जो भी कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो टूर्नामेंट हाइलाइट्स डालते थे तो वो फोन से रिकॉर्ड किया, फोन से एडिट कर लिया काइन मास्टर पे एंड अपलोड कर देते थे। जब स्ट्रीमिंग करना शुरू किया तो वो पूरा पीसी से किया था, बिकॉज स्ट्रीम करना मेरे को अच्छा लगता था, अभी भी लगता है, क्योंकि ऑडियंस इंटरेक्शन एंड पब्लिक स्पीकिंग वगैरह मेरी थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, तो मुझे अच्छा भी लगता है वो चीज़ करना, तो इसलिए मैं करता हूँ। अच्छा, तो फिर आपने अगर फ़ोन के बारे में बोल ही दिया तो एक बार बता दीजिए सभी ऑडियंस को आपने कौन से फ़ोन से स्टार्ट किया एंड इस वक्त के लिए आपके पास करेंटली कौन सा फ़ोन अवेलेबल है। देखो, स्टार्ट लाइक स्पोर्ट्स का स्टार्टिंग तो मैंने Redmi Note 5 Pro से किया था। उसके बाद Realme X2 Pro खरीदा था, जो कि पहला डिवाइस था जो मैंने खुद के पैसों से खरीदा। उसके बाद मैंने iPhone 11 खरीदा एंड उसके बाद iPhone 11 पे खेला मैं कुछ टाइम तक। एंड उसके बाद मैंने Samsung S24 Ultra पे कभी कभार खेल लेता हूँ अभी। ऑलराइट, मतलब इस वक्त के लिए करेंटली आपके पास S24 अल्ट्रा है। आपको एंड्रॉयड ज़्यादा बेहतर लगता है इस या फिर iOS। एंड्रॉइड। एंड्रॉयड। आप अगर कोई अगर लाइक सजेशन के लिए अगर कोई भी, मैं मान लो मैं ही आ रहा हूँ इस वक्त के लिए T3, इस वक्त के लिए मैं T3 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं अगर पूछना चाहूँ कि इस वक्त के लिए मैं 25 तक अगर मेरे को बजट, मतलब मान लो मैंने आपसे पूछूं कि कितना बजट में रखूँ कि मैं हाँ अच्छा खासा मैं फ़ोन मिल जाए मेरे को एंड अच्छी तरीके से मैं परफॉर्म कर पाऊँ, क्या करना चाहोगे, किस रेंज का फ़ोन मेरे को लेना चाहिए।
देखो ये तो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, एंड फिर आप गेम में कैसे हो, एंड आपका प्रेफरेंस कैसा है। एंड मैं ये चीज़ मैं कभी किसी को एडवाइस देता नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं टेक्निकल गुरुजी तो हूँ नहीं कि मैंने सारे फ़ोन्स का यूज़ किया हो। तो बाय चांस अगर मैंने बस ऐसे स्पेसिफिकेशंस देख के आपको बोल दिया कि ये फ़ोन अच्छा है, या फिर यार अगर आप आपने ले लिया, वो फ़ोन खराब निकला, तो फिर वो आप मेरे को आकर के पकड़ोगे, तो उस चीज़ में मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ उसी फ़ोन के बारे में रिव्यू देता हूँ जो मैंने कभी यूज़ किया हो। तो यही चीज़ है। ऑलराइट, तो फिर आपको क्या कभी ऐसा लगा था ई स्पोर्ट्स में जब आप एंटर कर रहे थे, जिस तरीके से अभी लग रहा है अभी काफ़ी सारे प्लेयर्स को अभी तो ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए उनको T3 से T2 में कैसे जाना है उनको मालूम नहीं है इस सब के लिए। और आपको क्या लगता है T3 से T2 में क्वालिफाई कैसे करते हैं, या फिर T2 से T1 में कैसे जाते हैं, ये क्राइटेरिया को किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है? क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि पेड स्क्रीम्स जो 30 रुपीज़ के एंट्री होते हैं वो T3 में कन्वर्टेड है, जो 100 रुपीज़ वाले आते हैं जिसमें एक आधा T1 के प्लेयर्स आते हैं, वो अगर आप परफॉर्म वहाँ पे जाके खेल रहे हो अच्छा खासा, थोड़ा सा भी टॉप टेबल में टॉप 4 तक आ रहे हो, तो वो टीम अपने आप को T2 मानने लगती है। या फिर वो जहाँ पे T1 के पूरे टीम से और आप केवल एक लौते टीम वहाँ पे पेड स्लॉट ले पाए, जिसे हमने देखा है हंड बाई का, यहाँ पे पेड स्क्रीम्स आते हैं आजकल। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे T1 टीम्स होते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी एक T3 टीम भी जाके अगर अच्छा खासा एक दिन के लिए टॉप 1 भी कर देती है, तो वो कहने लगती है कि हाँ आज से हम T1 टीम हो गई। तो इस मायने में आप क्या कहना चाहोगे उन्हें? पहले तो देखो मेरा ऐसा मानना है कि पेड स्क्रीम्स में परफॉर्म करके अगर आप अपना टियर डिसाइड कर रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ आप ही हो। ये पेड स्क्रीम में तो पैसा देके कोई भी पहुंच सकता है, क्योंकि एंट्री फीस देनी होती है आपको, and उसको एज अ प्रैक्टिस देखो। टीयर्स को लेकर के ऐसे सर्टेन कोई डेफिनेशन तो नहीं है, बट एंड मैं मानता भी नहीं हूं, ऐसे डिफरेंशिएट भी नहीं करता ऐसे मेजरली टीयर्स को लेकर के। बाकी अगर आपको है कि आपको ऐसे ऊपर कैसे आना है करियर में, तो ये रूल फॉलो करो कि आपको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले, 1,000 रुपए का टूर्नामेंट है, 1500 2,000 किसी का भी टूर्नामेंट है, बस खेलो। ये मत देखो कि लॉबी कैसी है, प्राइस पुल कम है, ज्यादा है, फॉर्मेट लंबा है। बस जहां मौका मिल रहा है खेलो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में, कॉन्टैक्ट्स बनाओ। क्योंकि कॉन्टैक्ट्स बनाओगे तो हो सकता है कि कल को बड़ा इवेंट होगा तो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो आपको उसमें इनवाइट मिल जाएगा, या फिर आपको किसी एक राउंड 2 राउंड 3 में आपको स्लॉट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे फ़ोकस करो, एंड नज़र में आओ लोगों के, एंड ये सब चीज़ करोगे तो आपके करियर को जल्दी ग्रोथ मिलेगी। आप क्या कहना चाहोगे कि T3, T2 और T1 में कब प्लेयर अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं? देखो टी1 तो मैं उनको अभी के टाइम पे तो कुछ इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट जब गेम हुआ करता था तो मैं पर्सनली ऐसे बिलीव करता था कि जो ऑफिशियल इवेंट का हो रहा है, लीग स्टेज चल रहा है, जो 18 टीम्स खेल रही है, FFIC हो या FFPL, उनको मैं टी1 टीम्स मानता हूँ। एंड उसके अलावा जो थर्ड पार्टी इवेंट्स में नजर आती है, या फिर ऐसे मिड टेबल वगैरह कभी कभार जीत जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ है, बट ऑफिशियल्स में नजर नहीं आती, उनको मैं T2 गिनता हूँ। एंड जो भी बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं एंड खुद का एक नाम बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, उनको मैं T3 में कंसिडर करता था। ये मेरी पर्सनल डेफिनेशन थी, इसका कोई ग्लोबल या फिर ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है T1 T2 T3 के लिए। ऑलराइट, अभी के लिए जो हेड एंड में जो हमें केवल कितने प्लेयर से 4 प्लेयर्स को हम लोग काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं, अर्श लिखी जो भी है, ये सारे काफ़ी ज़्यादा ही फाइनेस्ट प्लेयर है। ये सब प्लेयर्स आपको कहाँ से मिले, कांटेक्ट में कैसे आए आप इनके? देखो अभी के टाइम पे इसकी हमारी टीम में 5 प्लेयर्स है, डिवाइन, लिखी, अर्श, राजा, शंकु। तो राजा और अर्श तो पहले प्रो नेशन टीम का हिस्सा हुआ करते थे, एंड जब मेरी टीम में तनेजा हुआ करता था, तनेजा ने लीव किया था, तो टीममेट्स की जरूरत थी, तो हमने राजा को कांटेक्ट किया था। तो उस टाइम हमारे साथ प्रो नेशन के 3 प्लेयर्स जुड़े थे, कुणाल, राजा और अर्श। तो अर्श को लेने का इरादा नहीं था, बट सीन ऐसा था कि प्रो नेशन डिसॉल्व हो रही थी एंड अर्श अकेला रहता है, एंड अर्श अंडर एज था। तो यही डिसाइड हुआ था कि यार अंडर एज है, इसको तो दूसरी टीम में कोई लेगा नहीं, तो इसको अपने साथ ही रखते, 6th में रख लेंगे, कभी कभार जब भी लाइक कोई नहीं रहेगा तो खेल लेगा, and जब इसका एज हो जाएगा तो इसको साथ में खिला लेंगे। तो वैसे करके अर्श को टीम में लिया गया था। राजा भी उस टाइम टीम में आया था, वो प्लेइंग 4 का हिस्सा हुआ करता था, तो राजा और अर्श तो हमें ऐसे मिल गए। लिखी का बात करें तो बैन फेज में जब लिखी ने टीम माफियाज को लीव किया था, तो उसके बाद हमारी टीम ने को भी कुणाल ने लीव किया था, तो हमें भी एक प्लेयर की जरूरत थी, एंड स्पेशली नीडर की जरूरत थी, बिकॉज आसिम के लीव करने के बाद से इस डिपार्टमेंट में मेरी टीम ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था कि हमें एक अच्छा रिलायबल लीडर नहीं मिल रहा था। तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखी थी, तो लिखी से ऐसे बातचीत हुआ था, लिखी ने थोड़ा बहुत हमारी टीम के साथ खेला, एंड फिर उससे हमने ऐसे टीम में बुलाया, और वो खुशी खुशी आ भी गया। ये हुआ। एंड शंकु की बात करें तो जब मैं खेलना छोड़ चुका था, अब मेरी जगह पे प्लेयर चाहिए, राजा भी खेलना छोड़ रहा था,
एंड शंकु की जो पुरानी टीम थी, शायद से उसका नाम ट्विस्टेड माइंड्स था या फिर जो भी था, मेरे को याद नहीं है, तो वो डिसॉल्व हो रही थी, तो शंकु को टीम की जरूरत थी। एंड तो शंकु वैसे करके हमारे टीम में आया। अर्श लेके आया था, शायद उसको अर्शा लिखी लेके आया था, कौन लेके आया था मैं श्योर नहीं, बिकॉज उस टाइम पे मैं एक्टिव नहीं था। एंड डिवाइन का भी सेम, मैंने गेम छोड़ दिया तो मेरे जगह पे एक स्नाइपर चाहिए। एंड डिवाइन फ्री था उस टाइम पे, डिवाइन खेलता था हमारी टीम के साथ कभी कभार, बट ऐसे टीम का हिस्सा नहीं था। तो मैंने छोड़ा, तो फिर डिवाइन को ऐसे म्यूचुअली ले लिया गया था, बिकॉज अच्छे रिलेशन से, अच्छी दोस्ती है, तो बस ऐसे साथ में खेलते खेलते टीम में ले लिया गया था। और जब गेम आया तो राजा भी वापस आ गया, तो राजा हमारी टीम के साथ जुड़ा एंड मैं भी आ गया था, तो अभी ये हो गया 6 मैन लाइनअप। आपका फर्स्ट विनिंग प्राइस पूल कितना था? कितना आपने अपने आप को कितना दिया था? कितने टीम्स ने किस हिसाब से लाइक डिवाइड किया था वो प्राइस पूल को? इसका ऑनेस्टली मेरे को याद नहीं, बिकॉज पहले तो स्टार्टिंग जो किया था वो तो सोलो टूर्नामेंट से किया था, उसमें डायमंड्स मिलते थे, पैसे मिलते भी नहीं थे, कुछ ऐसा 800-900 स्क्वाड डायमंड्स जब स्क्वाड फॉर्म हुई थी तब जो आप लोगों ने फॉर्म परफॉर्म किया था, तब कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट आपको याद हो कि हाँ हमने ये जीता था, या फिर फर्स्ट टूर्नामेंट हमने ये जीता था? फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट जो अगर मेरे को याद होगा तो वो एक अल्टीमेट ई करके हुआ था, उसमें हमने 25,000 रुपए जीते थे, उसमें हम फर्स्ट आए थे। ये मेरे को लाइक इसलिए याद है बिकॉज हेड हंटर्स का जब मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया था तो उसका सबसे फर्स्ट पोस्ट यही था, हमने डाला था। इसमें शायद से टीएसजी सेकंड आई थी और टीम माफिया शायद से थर्ड आई थी, ऐसा कुछ हुआ था, एंड हम फर्स्ट आए थे, 25,000 रुपए हमने जीते थे। तो ये शायद से बड़ा प्राइस पूल के मामले में देखें तो ये था, शायद से नॉट श्योर और बट मोस्टली यही होगा। और आप लोगों ने किस तरीके से उसको डिवाइड किया आपस में, इक्वली या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे उस हुआ टाइम था? टीम में 4 प्लेयर्स हुआ करते थे, तो टीडीएस कट के जितना भी अमाउंट अपने पास है उसको इक्वली डिवाइडेड बाय 4। और आज के टाइम पे किस हिसाब से डिवाइड होता है हेड हंटर्स में? अभी के टाइम पे भी सेम रहता है, बिकॉज मैं अपनी टीम में ये मानता हूँ कि चाहे सैलरीज हो या प्राइस पुल हो, हर प्लेयर को इक्वल मिलना चाहिए। एंड कि कभी भी प्लेयर्स में इस मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि इसको ज्यादा कम मिलेगा, बिकॉज फिर एट द एंड ऑफ द डे वो प्लेयर के माइंडसेट को भी इफेक्ट कर सकता है। तो हम जो भी करते हैं हमेशा इक्वल करते हैं अपनी टीम। लाइक अभी वो लोग सैलरीज ड्रॉ करते हैं या फिर लाइक जो टूर्नामेंट सैलरी जीते एंड प्राइस पुल बोथ। बोथ? तो आप क्या सैलरी बताने में कंफर्टेबल है इस वक्त? नहीं नहीं, वो तो नहीं रहता, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में रहता है कि आप जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होते हैं वो किसी को रिवील नहीं कर सकते। ऑलराइट। लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सब साइन होता है कि क्या कोई प्लेयर कितने साल या फिर कितने महीने तक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, या फिर लाइक हाँ, हाँ जब कॉन्ट्रैक्ट का मन किया तब ड्यूरेशन छोड़ रहता दिया? है कि इतने साल तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिट क्लॉजेस भी होता है कि अगर आपको उस टाइम के पहले छोड़ने का है तो क्या मेथड रहेगा, एंड कैसे आप कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते, तो वो पूरा डिस्क्राइब रहता है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आज का कोई प्लेयर, मान लीजिए मैं ही हूँ वो, अगर मैं कोई भी एक T1 टीम ज्वाइन करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा? आपको क्या लगता है किस हिसाब से वो ज्वाइन कर सकता है T1 टीम? अच्छा खेलो, लोगों की नजर में हो, आपको फिर सामने से अपॉर्चुनिटीज आपको बुला लिया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल जैसे कि अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, तो आजकल एक प्लेयर है शिबू 444 करके, शिवू, जो जो अभी टीम हाँ माफियास के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, तो वो शायद वो पहले कौन सी टीम में था मैं भूल गया, प्रोली ही स्पोर्ट्स में शायद वो हुआ करते थे। तो अंडरडॉग्स थे, उन्होंने परफॉर्म किया, वो आए ऊपर तक, फिर उनका गेम प्ले लोगों को नजर आया एंड शायद से टीम माफियास को उनका गेम प्ले पसंद आया होगा, तो उनको अप्रोच किया गया एंड फिर उनको टीम में लिया गया। तो यही मेथड होता है कि आप नजर में आओ, अच्छा खेलो, एंड आपको फिर मौके सामने से मिले, आपको बड़ी टीम सामने से कांटेक्ट करेगी। इस वक्त के लिए अगर कहें हम, फ्री फायर कम्युनिटी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लाइक अभी भी बढ़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गेम बैन की वजह से थोड़ी बहुत दब गई है ये गेम की कम्युनिटी। तो आपको क्या लगता है इस वक्त जो ज्वाइन कर रहा है वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है अभी गेम से बैन के टाइम पे? अभी तो आपके अचीवमेंट्स पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, आपने ऑफिशियल नहीं खेला है, बस आपने थर्ड पार्टी में परफॉर्म किया है, पहले तो बैन पीरियड में कोई टीम पिक नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उनका रिटर्न नहीं रहेगा, बट फिर भी अगर आप करोगे तो आप 20,000 एक्सपेक्ट करके चलो कि 20,000 फिर भी आपको मिल जाएगा, जो कि फिर भी कोई नहीं देगा, बट चलो एक अमाउंट देना, तो 20,000 आप एक्सपेक्ट कर लो। अगर गेम अनबैन होती है तब कितना एक टीम को उम्मीद करना चाहिए? डिपेंड करता है यार, वो पूरा आपके डिपेंड करता है, क्योंकि गेम बैन होने के बाद मैं ऐसे टीम्स को भी जानता हूँ जिनको 1 से 1.5 लाख के बीच में सैलरी मिलेगा, मैं ऐसी भी टीम्स को जानता हूँ जिनको मैक्स टू मैक्स 30-40 हजार मिलेगा, तो वो पूरा डिपेंड करता है बहुत फैक्टर्स के ऊपर। ऐसा ऑलराइट नहीं तो होता फिर कि अपनी मुंह खोल के जो अमाउंट मांगा आपको मिल जाएगा। ऑलराइट तो फिर आपको क्या लग रहा है इस वक्त के लिए गॉड लाइक की क्या कोई टीम इस वक्त फ्री फायर में मौजूद है?
क्योंकि गॉडेल की अभी तक के गॉडलाइक लिए की अभी कोई टीम नहीं है, बट गॉडलाइक टीम एक्सप्लोर कर रही है, वो मल्टीपल टीम्स के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, दे आर फिगरिंग आउट द बेस्ट टीम फॉर देमसेल्व्स। चलिए अभी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है रैपिड फायर्स। आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कुछ सेकंड्स में उसका रिप्लाई करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये होने वाला है कि बेस्ट स्नाइपर ऑफ फ्री फायर राइट नाउ। डिवाइन। बेस्ट रशर। हर्ष। बेस्ट टीम। पेरेंटस। मेरे को ये शायद ये क्वेश्चन मेरे को पहले पूछना चाहिए था, बेस्ट टीम कौन सा है। बेस्ट इसके सपोर्टर। बेस्ट सपोर्टर ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मॉन्ग। बेस्ट आपको लाइक रैपिड फायर कौन करता है, सबसे बेस्ट स्पैमर कौन बोल सकते हैं हम लोग, सबसे बेस्ट स्पैम करता है। मतलब लाइक बेस्ट लाइक लॉन्ग रेंज में अगर उसको कोई प्लेयर दिखता है, वो वुड पिकर वगैरह नहीं चलाता, रेट ऑफ फायर गन्स ज़्यादा प्रीफर करता है, जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फायर गन्स में इतना महारत हासिल कर रखा है कि उसके सामने निकलना मतलब सीधा हेडशॉट का दावत लेना। हमारी टीम में शंको है, वो M60 चलाना बहुत प्रेफर करता है, तो वो एक हो गया। आपको कौन सा पसंद है, M60 ट्रिपल या फिर M249X? M249X मिल जाए तो ऑब्वियसली M249X। चार्ज बस्टर या फिर डबल बैरल? चार्ज बस्टर। चार्ज बस्टर या फिर M10 ट्रिपल? चार्ज बस्टर। ऑलराइट, मतलब चार्ज बस्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है यहाँ पे। M8 2V या फिर AWM? AWM। कार 98 ट्रिपल या फिर M8 2V? कार 90 ट्रिपल, इसलिए तो मैं फेमस हूँ। कार 98 ट्रिपल या फिर AWM? AWM। AWM कार 98 ट्रिपल को पीछे छोड़ दिया इसमें। हाँ। बेस्ट स्नाइपर मतलब आपको प्रेफरेंस के हिसाब से आपको लगता होगा AWM है तब तो। ये एक्चुअल में मेरा मैप टू मैप चेंज होता है, ऐसा है मेरा। बेस्ट मैप कालाहारी, परगेटरी और बरमूडा में से कोई एक? एक्चुअल में फिलहाल के लिए तो अल्पाइन पसंद है मेरे को बहुत ज्यादा। और अगर ये बरमूडा कालाहारी और परगेटरी में से कोई पूछा जाए? बरमूडा। बरमूडा। एंड बेस्ट नेडर? बस नडा लिखी। लिखिए फुल कॉन्फिडेंटली, अगर तनेजा हाँ। या फिर आइकॉनिक ये सब आ जाए। आ जाएंगे तो देखा जाएगा, अभी के टाइम के लिए तो ये, बट उनको भी काफी मुश्किल फेस होगी लिखी के सामने। इसके लिए बेस्ट कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन? औरंगुटान। ऑरेंगुटन आपको सबसे ज्यादा लगता है कि वो सबसे ज्यादा compete कर सकती है अगर? इस सब के लिए आपको क्या लग रहा है, कौन सा टीम है जो सबसे ज्यादा डाउनफॉल में जाते हुए देखने को मिल रहा है अभी? टीम माफियास। माफियस। लाइक फैक्टर्स क्या लगता है आपको, क्यों जा रही है किस वो, चीज की? क्यों जा रही है वो मे बी डाउनफॉल पे? लाइक ऐसी कोई डेफिनेट रीजन ये मे बी इनएक्टिव है, एंड क्योंकि गेम नहीं है तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सारी टीम्स इनएक्टिव है, एंड उनकी टीम भी अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए, जो कि मे बी वो गेम आते आते कर ले, तो ये दो मेजर फैक्टर्स मेरे को लगते हैं। और कौन सा वो प्लेयर है जो इस वक्त के लिए आपको लगता है जो रिटायर हो जाना चाहिए? ऐसे तो मैं हो चुका हूँ, अभी के लिए रिटायर हो जाना चाहिए फौजी अजय। वजीर है। बेस्ट कास्टर? बेस्ट कास्टर मेरे को माम्बा SR रंजीत पटेल। ऑलराइट, फ्री फायर के लाइक वो फ्री नॉर्मली फायर के नॉर्मल नहीं, नॉर्मली के मतलब नॉर्मली जो T3 T2 में करते हैं वैसा? गेमिंग ऑरा को अगर आप कंसिडर करोगे तो। ऑलराइट। एंड देन बेस्ट जो आपको लगता है जो आइजलिंग बेस्ट करता है, जो बेस्ट आईजीएल है इस वक्त के लिए पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में? डिवाइन। डिवाइन। ऑलराइट। एंड आपका जॉन्टी भाई को लेके क्या कहना है, किस टाइप का? जॉन्टी भाई, जॉन्टी भाई मेरे को बहुत हरफन मौला टाइप टाइप बंदे लगते हैं, एंड पहले मेरे को लगता था कि जॉन लाइक ऐसे था कि जॉन्टी भाई शायद से बहुत अकड़ू होंगे, क्योंकि कई बार उनका हमने रेंज देखा है, कई बार ऑन स्ट्रीम एंड तो ये, बट उनसे जब पर्सनली मिला है, कई बार ऐसे बात भी हुई तो पता चला कि दिल के काफी अच्छे बंदे, बहुत डाउन टू अर्थ बंदे, कभी बार गुस्सा कर जाते हैं, बट वो तो हर इंसान का एक नॉर्मल सा स्वभाव होता है, बट बहुत अच्छे बंदे हैं, एंड उनकी टीम में भी उनको लाइक बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके प्लेयर्स, स्पेशली जय वगैरह, तो हाँ काफी सही बंदे हैं वो, एंड अपनी टीम को बहुत सपोर्ट भी करते हैं दिल से। एंड हाईएस्ट रेजिंग टीम? हाईएस्ट रेजिंग टीम अभी के टाइम पे या फिर ऑल टाइम? ऑल टाइम। ऑल टाइम की बात करें तो जो पुरानी वाली ओरंगुटान हुआ करती थी, पहाड़ी आइकॉनिक किलर वो तो आरडीपी। वो फाइट्स तो उनके वायरल हमेशा से जाते हुए आए हैं।
लेकिन अच्छी हाँ बात ये तो थी कि वो आपस में संभाल लेते थे वापस से उसको। हाँ, ये बेस्ट चीज होती है, ये हर टीम में होना चाहिए। बिकॉज ऐसे मैंने बहुत टीम्स को देखा कि एक झगड़ा होता है, थोड़ी बहुत गाली गलौज हुई, कोई प्लेयर छोड़ के करके चला जाता है। तो ये चीज है कि ये दिखाता है एक प्रोफेशनल टीम और एक नॉर्मल टीम के बीच का डिफरेंस। क्या आपको लगता है, अभी के लिए रैपिड फायर को थोड़ा सा पॉज करते हैं, अभी मैं एक लाइक डिस्कसिंग टॉपिक आपके लिए ला रहा हूँ कि अभी के टाइम पे जो होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स एब्यूज करते हैं। ऐसा तो कोई प्लेयर होगा नहीं कि हाँ एब्यूज नहीं करते, थोड़ा बहुत तो हर कोई करते हैं। लेकिन आईजीएल का ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एब्यूज कर जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वो सही है अपने जगह पे, क्या वो सही है? डिपेंड करता है टीममेट्स के कंफर्ट के ऊपर। बिकॉज कुछ है जिनको लाइक कंफर्टेबल है, वो खुद भी गाली देते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। बट एक आईजीएल को भी समझना पड़ेगा सबसे पहले अपने प्लेयर्स को कि उसका कंफर्ट कैसा है कैसा नहीं है, वो कितना हद तक सुन सकता है या फिर उसको कितना सुनाना चाहिए। उसको गाली देने से बेटर समझ में आएगा या फिर उसको प्यार से बैठा के समझाने में बेटर समझ में आएगा। तो ये सब चीजें बाकी तो आईजीएल बेटर समझेगा। मैं अपने टाइम पे तो मैंने दोनों मेथड्स अपनाए कि कभी बार रेज में गाली भी दे दिया, बट प्लेयर को बैठ के ऐसे फिर शांति से इंडिविजुअली समझाया भी है। राइट। हमने आज के टाइम पे देखा है काफ़ी ज़्यादा एब्यूज होने के बाद टीम में काफ़ी सारे प्लेयर्स, मैं अपना टीम का बारे में बोल रहा हूँ, मेरा टीम का नाम ड्रीम हंटर्स है। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया। मैं कहना चाहूँगा उस टाइम पे हमने परफॉर्म किया था T3 पे। एक टाइम पे हमारा ऐसा था कि हम किसी भी रूम में पहुंच गए, ये टीम को टारगेट करना है पहले, ये टीम को गिरा दो तो टॉप वन कॉल हम हमारा, मतलब हमें मिल जाएगा। ये अगर ड्रीम हंटर्स गिर गई यहाँ पे पहले पे तो टॉप वन हमारा है। तो हम लोग मेन टारगेट में रहते थे। लेकिन क्या सबका फैमिली प्रॉब्लम्स था उस टाइम पे, वो तब का टाइम था जब इलीट ऑरिंगटन ज्वाइन भी नहीं की थी उस वक्त के लिए। वहाँ पे जहाँ पे आपको मालूम होगा वहाँ पे रिवाइल पॉइंट वगैरह नाम का कोई चीज़ नहीं था। कैंप पूरी तरीके से अल्टीमेट लेवल पे कैंप किया जाता था। काफ़ी ज़्यादा ही कैंपिंग उस टाइम पे फेमस था। बट वापस से सभी का फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सबने गेम छोड़ा यहाँ पे। वापस से जब मैं ज्वाइन किया मेरे को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी लग रहा है कि किसी भी प्लेयर को बुलाना, उसको उसके सामने थोड़ा सा एब्यूज होता है। लाइक कुछ भी बिना बोले वो लोग ग्रुप लेफ्ट कर जाते हैं, फिर लाइक पूरा नज़रों से दूर चले जाते हैं वो लोग। तो इस मैटर में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इस मैटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि एक प्लेयर, एक टीम में जो प्लेयर्स आते हैं उनका आउटसाइड द गेम भी बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। बिकॉज यूजुअली टीम्स में होता है कि बस आईडी पास आया, ऑनलाइन आए, टूर्नामेंट खेले, ऑफलाइन चले गए या फिर कभी कभार ऐसे ग्राइंड कर लिया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। गेम के बाहर भी उनका बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए कि ऐसे नॉर्मल हंसी मजाक भी कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे ग्रुप में बातें कर रहे हो या फिर एक दूसरे को मीम शेयर कर रहे हो। तो ऐसे एक टीम के बीच का बॉन्ड बढ़ता है एंड जिसकी वजह से फिर एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर के साथ कंफर्ट बढ़ता है। तो कल को अगर आप उसको ऐसे प्यार से गाली भी दे दोगे तो ऐसे दिल पे नहीं लेगा and वो ऐसे हो जाता है। तो ये सब चीजें होती है जो एक टीम को अच्छी बनाती है। क्योंकि अगर आपका आउटसाइड द गेम बॉन्ड अच्छा नहीं है तो अगर आप चार महान प्लेयर्स को साथ में खिला दो, वो एज अ टीम कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है लाइक जैसे कि प्लेयर्स एब्यूज करते हैं, क्या उस चीज़ को ऐसा पूरा गौर कर लेना चाहिए कि हाँ अगर मान लो कि मैं एक न्यू प्लेयर हूँ, मैं किसी भी टीम में जा रहा हूँ और मेरा कुछ गलत परफॉर्मेंस की वजह से मेरे को सामने वाले आईजीएल ने मेरे को एब्यूज कर दिया, तो क्या मेरे को उसको दिल पे लेके टीम छोड़ देना चाहिए या फिर थोड़ा समय रह के वहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म करके उनको प्रूव करना चाहिए? तरह तरह के प्लेयर्स होते हैं यार, क्योंकि कुछ तरह के प्लेयर्स मैंने देखा है कि जिनको अगर आप कुछ बोल दोगे तो उनको ईगो पे लग जाता है। वो ईगो में टीम नहीं छोड़ते, वो ऐसे दिल पे ले लेते कि अभी तो मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। वो अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। बट फिर कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको बुरा लग जाता है, वो टीम छोड़ देते हैं। तो आईजीएल को पहचान होनी चाहिए पहले तो प्लेयर्स की कि इस प्लेयर के साथ मेरे को कैसे डील करने का है। एंड प्लेयर्स पर पर्सपेक्टिव से देखे तो लाइक प्लेयर को भी होना लाइक पहले क्लियर करके रख देना चाहिए अपनी टीम में कि वो गाली सुन सकता है कि नहीं सुन सकता, वो उसके ऐसे कंफर्टेबल है कैसे नहीं। तो ये चीज है। इस सब के लिए आपको बेस्ट ऐप कौन सा लगता है जिसपे कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा होता हो? लाइक पैरेलल हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, या गेम माइक हो गया, या फिर आजकल तो ये भी देखने को मिल रहा है व्हाट्सएप कॉल पे भी बैठ के बहुत बंदे खेलते हैं। पैरेलल पैरेलल पे हमारी टीम करती है, हम लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, वही बेटर है। हमने दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किए। ऑलराइट। आपको इस सब के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट लग रहा है जो टूर्नामेंट्स काफ़ी अच्छे ला रहे हैं, उनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है? अभी के टाइम पे देखे तो TWO भी है जिनके टूर्नामेंट्स हो रहे हैं एंड बिग क्रेडिट्स टू देम। अभी के लिए तो यही है। बाकी तो काफी जो भी थे, आईजीएल हो गए, लिडोमा हो गए, इनएक्टिव हो गए। स्पोर्ट्स जी का भी ईयर लॉन्ग इवेंट चलता है तो वो भी एक अच्छा करते हैं। उन्होंने इवेंट भी पुल ऑफ किया था तो उनको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। और ये स्पोर्ट्स लीग का जो आपने कहा, वहाँ पे क्या अब तक आप लोगों का प्राइस पूल आ गया? क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लीक्स आए थे कि ये प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है अब तक लैन इवेंट का, जो आप लोग जो टॉप वन जहाँ पे के ट्रॉफी जो उठाया, वो जो मेमोरेबल इवेंट आप लोगों ने बनाया अपना, क्या उसका प्राइस पूल आप तक पहुंचा अब तक?
नहीं, प्राइस पूल अभी तक नहीं पहुंचा है, एंड ये लोगों के बीच में एक्चुअल में थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि मैं अगर क्लियर करना चाहूँ तो कर दूंगा। कि हर कंपनी का एक फिनेंशियल वर्किंग लाइक वे होता है, एक मेथड होता है जैसे वो काम करते हैं। तो esports जी का ऐसा ही है कि वो अपने ईयर एंड पे जाकर के अपना सारे प्राइस पूल्स को क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप टूर्नामेंट जस्ट बिकॉज दूसरे टीओस 2-3 महीने में कर देते तो जरूरी नहीं है कि esports जी भी करेगा। esports जी पहले से क्लियर भी कर देता है कि इतनी जल्दी प्राइस पूल क्लियर नहीं होगा, बट स्टिल जैसे जिसकी सोच। एंड हमें कभी इश्यू नहीं हुआ esports जी के साथ प्राइस पूल को लेकर के। डिले होता है बट आ जाता है। हमें पता है, मैं उनके इनफैक्ट फाउंडर्स के साथ भी इन टच में हूँ, तो मुझे बात हुई तो मुझे पता है कि उस कंपनी का फिनेंशियल वर्किंग वे कैसा है, तो ऑल गुड विद देम। मेरे को लगता है अभी आपका ये बात सुन के मेरे को नहीं लगता कोई भी जाके अभी बंदा या जो भी ऑडियंस या बंदा या बंदी जो भी देख रहा होगा उनको जाके हेट नहीं देने वाला है मेरे हिसाब से। ई स्पोर्ट्स लीग को अब कोई हेट नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं मैंने नहीं, ऐसा रिसेंटली मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था कि ई स्पोर्ट्स लीग का आपको ही मालूम होगा न्यू इवेंट स्टार्ट होने वाला है कुछ ही समय में, उनका अनाउंसमेंट आ चुका है। क्या यहाँ पे आपकी टीम परफॉर्म करने जाने वाली है? हाँ हाँ, बस और वहाँ पे क्या आपको लगता है कि प्राइस फुल उससे पहले आ जाएगा या फिर वो इवेंट कंप्लीट आउट होने के बाद आने वाला है? ड्यूरिंग द इवेंट आ जाएगा, बिकॉज इनका इवेंट साल भर का चलता है, ऐसा नहीं कि 1-2 हफ्ते का होता है। ये शुरू करेंगे एंड फिर अभी इनका लैंड होगा जाके जनवरी में, तो लैंड के पहले प्राइस पूल्स क्लियर हो जाएंगे। और राइट, तो फिर इस तक के लिए आपको सबसे डरा मतलब सबसे सहमा हुआ सा टीम कौन सा लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इसके लिए? और ऐसा कौन सा इस टीम चीज के लगता लिए है ये लैन वगैरह में जाने के लिए जो होने वाला है स्पोर्ट्स लीग का? और आपको कौन सा वो टीम लगता है कि उसको कोई रोक नहीं सकता इस वक्त लैन में जाने से? हम्म, जिसको रोक नहीं सकता है वो ऐसे तो अनसर्टेन होता है, बट रोक नहीं सकता है। ओरंगुटान नाम ले लेते हैं कि वो पहुंच जाएंगे। एंड अगर जिनकी बात करें जो नहीं पहुंच पाएंगे, उनमें मे बी टीम माफियास। इस वक्त के लिए आपको क्या लगता है वापस से ट्रॉफी कौन उठाने वाला है इस बार? अपने साइड से तो पूरी हम भी ट्राई करने वाले कि हमें ही उठाने का है, हमें भी ये करने का है। बट अभी मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बिकॉज लैंड होगा अभी तो जनवरी फरवरी में होगा, and अभी उसमें बहुत देर है। हो सकता है कि कुछ टीम्स ही तब तक डिसॉल्व हो जाए, किसी में प्लेयर्स चेंज हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी से प्रेडिक्शन करके फायदा नहीं है। इस तक के लिए हेड हंटर्स का सबसे बड़ा खतरा कौन है? अभी के टाइम पे तो कोई खेलता भी नहीं, तो अभी खतरा क्या है, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई ना हमारी टीम 100% देती है, ना कोई दूसरी टीम अपना 100% देती है। सब ऐसे लाइक बस ऐसे टच में रहने के लिए खेलते हैं, किसी का ऐसे इंटेंशन नहीं है कि हाँ बैक टू बैक सारी इवेंट सीखने के। आपका वो कौन सा ओबी अपडेट आप कह सकते हो कि लाइक हाँ ये मैटर सबसे बढ़िया था? या फिर हम जैसे हमने देखा था एक बार मीशा का भी आया था मेटा हमारे हाँ, सामने, काफी मीशा वाले काफी मेटा बढ़िया में मेटा। मैं बहुत कंफर्टेबल था, मेरी टीम बहुत कंफर्टेबल थी, तो हाँ वो वन ऑफ माय फेवरेट मेटास था। मीशा मेरे हिसाब से जो ओल्ड प्लेयर्स है मेरा मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, तो मेरे को बेस्ट लगता है मीशा वाला एरा, जब जहाँ पे प्लेयर्स गाड़ी लेके अंधा रश करते थे उस वक्त लिए कहीं ना कहीं रिवाइवल पॉइंट भी मौजूद नहीं था मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। वहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से लगा। आपको क्या लगता है जी ये काफी सारे मैं देखने को मिले स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो कहते हैं इस वक्त के लिए रिवाइवल अच्छा नहीं है, रिवाइवल पॉइंट या फिर वेंडिंग से रिवाइव करना वो अच्छा नहीं है। अगर रिवाइविंग करना भी है तो वेंडिंग या फिर रिवाइवल पॉइंट दोनों में से कोई एक रखो। तो आपका क्या राय है इस बात में? देखो, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ कि रिवाइवल अगर पूरा हट जाए तो वो बेटर है, बट अब वो गरीना के ऊपर है, वो क्या सोच के करती है क्या नहीं सोच के करती है, तो वो उनके ऊपर है। वो जैसा करेंगे हमें तो उस पे अडेप्ट करना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा। बहाना नहीं दे सकते कि यार हमसे रिवाइव पे खेला नहीं जाता, हमारा उस टाइप का गेम नहीं है। क्योंकि बहाने देंगे तो फिर क्या, लोग आएंगे थोड़ी सी सिंपैथी देंगे, बट फिर कोई दूसरा आएगा हमसे आगे आकर के चले जाएगा and हम रोते रह जाएंगे। तो वैसे तो होगा नहीं, जो भी चेंजेस आएंगे उस पर हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। बट दो अगर अपने हाथ में हो तो ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे रिवाइवल पूरा ही हट जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। आपको क्या लगता है अगर रिवाइवल हट गया, रिवाइवल पूरी तरीके से डिस्क्लोज, आप ना रिवाइवल कार्ड से कर सकते हो ना रिवाइवल पॉइंट से कर सकते हो, कोई ऑप्शन बचा नहीं आपके पास, आप उस मोमेंट में ऐसा क्या करना चाहोगे अपने टीम में कि पूरी तरीके से पूरा मेटा आपके हाथ में हो? क्या चेंजेस लाओगे आप टीम के माइंडसेट में, क्योंकि आप मेंटर भी हो तो आपका कहना तो जरूर मानेंगे वो। ऐसा कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं होगी, बस कोऑर्डिनेटेड फाइट्स लो एंड बस ये रहेगा, कोऑर्डिनेटेड फाइट्स लो एंड पोजीशन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। क्योंकि अभी के टाइम पे तो फिर भी आप फियरलेसली फाइट्स ले लेते हो, बिकॉज आपको भी पता है कि अगर कुछ इधर उधर होता है तो आप रिवाइव हो जाओगे, बट उस टाइम पे आपको मौका नहीं मिलेगा। हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा टीम्स कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना चाहती है बट बिल्ड नहीं कर पाती है। आप क्या कहना चाहोगे कि कोऑर्डिनेशन का बिल्ड करने का टिप्स एंड ट्रिक्स क्या देना चाहोगे आप?
सेम चीज, टीममेट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो गेम के बाहर, आपको गेम के अंदर खुद से देखने को मिलेगा कि आपका कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में बेटर है, बिकॉज फिर आप खुल के कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से, एंड उससे ही जाकर के कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। उसका ऐसे कोई ड्रिल नहीं है, लोग बोलेंगे साथ में खेलो, बट उससे नहीं होता, आपको बॉन्ड बेटर करना होगा, कोऑर्डिनेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ऑलराइट, तो फिर अगर आप कहना चाहेंगे कि लाइक काफ़ी बार अनबन तो हेड हंटर्स के बीच में भी हुए होंगे, जो अभी नॉर्मल, अभी आप लोग के टाइम पे तो नहीं हुए, आपने ये बात क्लियर किया, इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो अर्स लिखी ये सब खेलते हैं, शंकु जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनके बीच में रेज नहीं होता? रेज किसके बीच में नहीं होता, सबके बीच में होता है, बिकॉज सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं। कभी कभार अगर फेलियर्स मिलता है तो ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो हाँ कभी कभार अनबन होती है, बट मेरे प्लेयर्स इतने मैच्योर है कि चलो अभी का गुस्सा है निकल गया, बट जैसे वो गुस्सा शांत होता है तो आपस में फिगर आउट कर लेते हैं, and कभी कोई मैटर को बड़ा नहीं होने देते हैं, बाई चांस कुछ होता भी है तो मैं बैठा हूँ उस चीज को सॉल्व करने के लिए। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम में हमेशा एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे, जो कि किसी के परफॉर्मेंस को हैम्पर ना करे, टीम के परफॉर्मेंस को हैम्पर ना करे। तो उस सारी चीजों को लेकर के मैं और मेरे टीममेट सब बहुत प्रोफेशनल है। क्या बोलना चाहोगे उन प्लेयर्स के बारे में जो लाइक काफ़ी बार ये होता है, ये उन किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट हाँ मान लीजिए कोई भी क्लैश हुआ, वहाँ पे कोई एक बंदा, लाइक हम जो जनरली बोलते हैं हग दिया वहाँ पे जाके उसने, तो वहाँ पे उसको पूरी तरीके से ब्लेम किया जाता है, जिसकी वजह से जितना वो परफॉर्म कर पा रहा था और वो डिमोटिवेट हो जाता है, जिस वजह से उसका परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस चला जाता है, उसका पूरा परफॉर्मेंस लो हो जाता है। उस पॉइंट में उसको क्या कहना चाहिए कि वो मोटिवेट हो गए अपने आप को लेके? लाइक उस प्लेयर को यही बोलूंगा कि हमेशा सेल्फ अवेयर ज्यादा रहो। भले ही तुमको तुम्हारा टीममेट पूरा ब्लेम दे कि सारी गलती तेरी है, तुम अपने आप में फिगर आउट कर लो कि एक्चुअल में तुम्हारी गलती है कि नहीं, खुद को सेल्फ एनालाइज करो। एंड अगर तुम्हारी एक्चुअल में गलती हो तो सामने से बोल दो कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती है, आगे से नहीं होगा, एंड खुद को इम्प्रूव करो। एंड अगर तुम्हारी गलती नहीं है फिर भी तुमको खाली फुकट ब्लेम दिया जा रहा है, तो बी मच्योर, अपने साइड से ऐसे खुद लाइक झगड़ा मत कर लो कि नहीं मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं। आप बस एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, अपने ऊपर फोकस करो, वो ज्यादा बेटर है। हमेशा फोकस करो लड़ाई खत्म करने के ऊपर, ना कि लड़ाई को बढ़ाने के ऊपर। इस सब के लिए अगर मैं आपसे दो चार क्वेश्चंस लास्ट पूछूंगा, उसके बाद फिर एंड करते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग साथ में बैठे हुए, एंड लगभग हमारे यहाँ पे हो चुके, काफ़ी ज़्यादा समय से हो चुके हैं यहाँ पे। चलिए अभी अगर बात करें यहाँ पे, अगर आपको कोई ऐसा प्लेयर लेना हो अपने टीम में, पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में से, किसको लोगे आप? वो अभी के टाइम पे ऑनेस्ट जवाब दूं तो अपनी टीम फुल है पूरी, मेरे को मिला के 6 लोग हैं, तो अभी किसी की जरूरत नहीं है। आई फील लाइक मेरे पास ऑलरेडी मेरी ड्रीम टीम है, and हर बंदा अपने रोल में परफेक्ट काम करता है, हमारे पास बैकअप भी है, तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ऑनेस्टली सेइंग किसी की भी जरूरत नहीं मतलब आप, अगर आपके पास ऑप्शन भी आता है कि एक प्लेयर को उठा के दूसरे टीम में डालना है, तो आप नहीं डालने वाले उसको? है, नो चांस। ऑलराइट, तो काफ़ी सारा हमने फैक्टर्स देखा है आजकल के टीम्स में कि वो टीम्स टूट जाती है। आपको क्या लगता है वो मेजर क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स उनके वो फेस करते हैं जिसकी वजह से उनका टीम बहुत जल्दी टूट जाता है? आई बिलीव एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहता है ज्यादा, जिसकी वजह से टीम टूट जाती है, बिकॉज सबको लगता है कि अगर इसके इनके साथ रह गया तो यहीं पे फंस जाऊंगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कभी कभार लालच में छोड़ देते हैं कि चलो बेटर टीम से ऑफर आ रहा है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो चलो चले जाते हैं, भले वहाँ पे परफॉर्मेंस टीम का खराब हो, बट लोग लालच में चले जाते हैं। एंड जिसकी वजह से मैंने पर्सनली बहुत सारे प्लेयर्स का करियर को खत्म होते हुए तक देखा कि पैसों के लालच में उन्होंने अपनी एक अच्छी टीम छोड़ के कोई दूसरी टीम में चले गए, एंड कुछ टाइम के बाद टीम का परफॉर्मेंस तो आया नहीं, एंड कुछ टाइम का तो उसको टीम से भी रिलीज कर दिया गया, फिर वो ना घर का रहा ना घाट का रहा। इस वक्त के लिए आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है जो कि लाइक आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा, मतलब अंधा परफॉर्मेंस ऐसा देगा कि लाइक सब लोग मतलब ऐसे चौंक जाएंगे कि ये प्लेयर को तो हमने इतना कभी उखड़ता हुआ देखा नहीं था, या फिर इस टीम को हमने इतना तो कभी डोमिनेट करते हुए देखा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा डोमिनेट कर रहा है वो कि लाइक सब लोग देखते रह जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा दो टीम होने प्लेयर्स वाला है का वो? नाम लूंगा, एक ओरंगुटान में साइबर 420 है, तो वो ऑलरेडी एक बड़ी टीम का हिस्सा है, बट उतना लाइमलाइट नहीं मिला अभी तक उसको, एंड वो मेरे को बहुत अंडररेटेड लगता है। एंड दूसरा आरटीपी स्पोर्ट्स में एक प्लेयर है आरटीपी मन्नो करके, जिनका स्नाइपिंग मैंने देखा है पर्सनली एंड मुझे काफी अच्छा लगता है, एंड आई बिलीव वो प्लेयर भी काफी ज्यादा आगे जरूर। और कौन सा टीम ऐसा है जो आगे जाके बहुत अच्छा डोमिनेशन दिखाएगा? टीम्स की बात करें तो टीम हिंद है, जिनके पास एक पोटेंशियल है कि वो आगे खुद को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करने वाले हैं, जब भी ऑफिशियल इवेंट्स या फिर मेजर इवेंट्स आए तो वो एक टीम है। आपको ऐसा कौन सा फैक्टर लगता है जिसकी वजह से इंडियन टीम्स, जब बाहर हमने देखा इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा मैचेस होते हैं, वहाँ पे इंडियन टीम्स उतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाती है, उसका रीज़न क्या लगता है आपको?
क्योंकि मैं तो ये रीजन मानता हूँ कि इंडियन टीम्स ना कभी खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखती है, वो बाहर की टीम्स को पूजा करती है। इट्स जस्ट दैट कि बाहर की टीम ये स्ट्रेटजी यूज करे, ये कैरेक्टर यूज करे, चलो कॉपी पेस्ट करके हम भी कर देते। वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। वो बस देख के कॉपी पेस्ट कर देते हैं and फिर उनसे नहीं हो पाता वो चीज। पर जहाँ की बाहर की टीम पूरा कंप्लीटली स्टडी करते हैं तब जाके कोई डिसीजन लेते हैं। एंड इंडियन टीम्स पहले एक्सेप्ट करके रखते हैं कि चलो बाहर की टीम हमसे बेटर है, हम उनसे बेटर नहीं है। तो अगर आप पहले एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि आप उनसे खराब हो, तो आप कितना भी 100% दे दो, आपका उनसे बेटर परफॉर्मेंस नहीं आना, बिकॉज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की ही कमी है। तो और आप इनके पहले बारे में क्या कहना चाहोगे, लाइक जैसे कि प्लेयर्स और आज के जो नॉर्मल ऑडियंस है वो जो स्पोर्ट्स में एंटर कर रहे हैं, उसको किसको देख के ज़्यादा इंस्पायर होना चाहिए? आपको क्या लगता है, इंडियन टीम्स को देख के इंस्पायर होना चाहिए या फिर डायरेक्टली फॉरेन टीम्स को फॉलो करना चाहिए, उनका प्लेइंग स्टाइल को देखना चाहिए? देखो सबको, सीखो सबसे, बट फिर करो अपने मन की और अपना लॉजिक भी लगाओ। ऐसा नहीं कि देखा कॉपी पेस्ट कर दिया, लॉजिक भी लगाओ खुद का। क्योंकि हर स्ट्रैटेजी हर टीम के लिए काम करेगी जरूरी नहीं है। हर टीम हर प्लेयर अपने वे में अलग होती है, तो वो चीजें बहुत एनालाइज करनी पड़ती हैं, बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है। और हमने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि लाइक हेड हंटर्स काफ़ी सारे मैचेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं खुद एक कास्टर हूँ, आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं, मैं भी काफ़ी सारे मैचेस कास्टिंग करता हूँ जहाँ पे मैं देखता हूँ काफ़ी टाइम हेड हंटर्स ज्वाइन नहीं कर पाते। केवल और केवल कभी मैंने देखा है अर्श कभी ज्वाइन करता है, कभी लिखी ज्वाइन करता है, कभी एक आधा प्लेयर ही ज्वाइन कर पाता है। इसका मेजर फैक्टर क्या है? अभी के टाइम पे इसका मेजर रीजन ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि गेम नहीं है, तो प्लेयर्स अपनी पर्सनल लाइफ पे भी थोड़ा ज्यादा फोकस करें। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि प्लेयर्स अनअवेलेबल रहते, बट हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारे एंड से गलती है, जिसके ऊपर मैं वर्क भी कर रहा हूँ। इसको लेकर के 2-3 दिन पहले डिस्कशन हुआ था टीम में कि खेलना है तो पूरे चारों प्लेयर्स नहीं खेले, बट अगर स्लॉट है, अगर कंफर्मेशन दे रखा है तो सारे प्लेयर्स खेले। तो एक चीज है जिसके ऊपर मैं जल्दी ट्राई करूंगा अपनी टीम के लिए वर्क करने के लिए। और अगर कोई बंदा या बंदी जो भी ये गेम में आकर अपने आप को लाइक अपना स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, वो कौन सा ड्रिल्स आप कहना चाहोगे एक रशर के लिए या फिर नॉर्मल कोई स्नाइपर? तो आप तो स्नाइपर एक्सपर्ट हो, आपके इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन नॉर्मल रोल जो भी आ रहा है, जो स्नाइप लाइक रशिंग करना चाहता है, असॉल्टिंग करना चाहता है, वो ऐसा एक आधा ड्रिल्स जो वो डेली बेसिस पे करे जिससे उसका गेम प्ले इंप्रूवमेंट आए। देखो, मेरे को लगता है पर्सनली सोलो वर्सेस स्क्वाड, आपका जो भी रोल हो आप उसमें प्रैक्टिस करो। जैसे कि अगर आप रशर हो तो आप जानबूझ के अपने आप को शॉर्ट रेंज में लेके जाओ चार बंदों के बीच में एंड फिर फाइट करो। पर अगर आप स्नाइपर हो तो आप डबल स्नाइपर उठा लो एंड फिर आप लॉन्ग रेंज से एंगल्स बनाओ एंड फिर वहां से फ्रैक्स निकालो, नॉक्स निकालो। आप अगर असॉल्टर वगैरह हो तो ऐसे आप वुड पेकर लेके वन टैप पर ट्राई करो लॉन्ग रेंज में। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड मैं बिलीव करता हूँ, ये पर्सनली बहुत सारे प्लेयर्स को हेल्प करता है। मेरे प्लेयर्स भी रेगुलरली ये चीज करते हैं। और अगर आपने जिस तरीके से कहा शॉर्ट रेंज में जाना चाहिए रशर्स को, तो आपके हिसाब से रशर का कौन सा बेस्ट गन होगा उसके लिए जो उसको यूज़ करना चाहिए? सबके अपने प्रेफरेंस होते हैं, किसी को ट्रोगन पसंद है, किसी को शॉटगन्स M10 पसंद है, डबल बैरल पसंद है। एंड सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है क्या जिसमें आपको वो लगता है comfortable एसएमजीज कभी शॉटगन्स के जितना लाइक 1v4 में मदद कर सकती है किसी का? कर सकती है, बट कुछ प्लेयर्स को हमने देखा भी है जो बाइजन यूज करना प्रेफर करते हैं आजकल शॉर्ट रेंज में। बट उसका एक्चुअल में सीन ऐसा है कि शॉटगन में आप बहुत जल्दी बंदे को नॉक कर सकते हो, बट एसएमजी में कई बार टाइम लगता है। हाँ, प्रॉपर 4v4 में एसएमजी ज्यादा इफेक्टिव है, बट जब प्रॉपर 1v4 सिचुएशन होता है तो एसएमजी में आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आपको क्या लगता है इसके लिए जो प्लेयर्स ज़्यादातर हेड शॉट्स में टारगेट लगाते, बॉडी शॉट्स नहीं ना के बराबर मारने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार उनका ज़्यादा फ्रैक्स नहीं निकाल पाता है, उनको क्या कहना चाहोगे आप? सिंपल सा चीज है यार, बंदे को मारने पे फोकस करो। तुमको हेडशॉट मारने के लिए कोई स्पेशल अवार्ड नहीं मिलेगा। व्हाट मैटर्स इज आप अपनी टीम के लिए नॉक निकाल रहे हो, फिर डैमेज ही दे रहे हो कि नहीं, वही एनफ है। जस्ट उतना करने का कोशिश करो। आपको हेडशॉट मारने के लिए कोई स्पेशल अवार्ड या फिर एक्स्ट्रा पैसे या पॉइंट्स कुछ नहीं मिलता है, तो वो फ्लेक्स करने की कोशिश ना करें। और अगर अगर कोई असॉल्टर है, अगर उसको क्या आप सजेस्ट करोगे, उडपी का सजेस्ट करोगे या फिर नॉर्मल कोई भी एआर गन्स? सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, तो कोई गन छोटा बड़ा नहीं। अगर चॉइस दिया जाए मार्क्समैन राइफल या फिर एआर नॉर्मल राइफल्स में से, तो आप कौन सा चूज करना पसंद करोगे? शो मिल जाए मैं चला लेता हूँ। एशिया टीवी मेरे को पसंद है, देन रोजा वगैरह भी पसंद है, आपके जो सामने मिल इस जाए। वक्त के लिए आपके सामने आप गेम खेल रहे हो, आप उतरे हो जस्ट, ठीक है, आपके सामने लॉन्ग में फाइट चल रही है, आपकी टीम बोल रही है मेरे को कवर चाहिए, आपके सामने M60 ट्रिपल पड़ा है, और साथ ही साथ वुड पिकर पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ग्रोजा पड़ा हुआ है नॉर्मल, और साथ ही साथ आपके पास ये कौन सी गन थी है, BG65, आपको याद है? काफ़ी फेमस हुई थी एक टाइम पे, वो चार्ज वाली गन थी एक, जो अभी CG 15। हर CG15, सॉरी।
वो पड़ी हुई है, कौन सा चलाओगे आप? M60 या Groza डिपेंडिंग ऑन माय कैरेक्टर स्किल्स। और आपको क्या लगता है जो गेम्स में काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हट चुके हैं, जैसे कि आपको याद होगा पहले रेड ड्रम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, चाहे आप टीम में मस्ती करना चाहो या फिर सीरियसली किसी को नॉक करना चाहो, रेड ड्रम्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे। वेस्ट अपग्रेड टूल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, बायोनिक चिप भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। क्या लगता है आपको कि वो सब एलिमेंट को बिना मतलब का हटाया गया? मे भी उसको हटाने का मेन रीजन ये था कि वो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा था गेम में, प्लेयर्स को ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मे भी उन्होंने हटा दिया होगा कि अगर वो चीज कोई ज्यादा यूज ही नहीं कर रहा है तो उसको फिर फ्री फोकट का गेम में रख के गेम का साइज में बढ़ाया जाए। इसके लिए आपको कौन सा वो एलिमेंट लगता है जो आज भी गेम में होना चाहिए था, जैसे हो गया बायोनिक चिप हो गया हमारा, या फिर वैसा अपग्रेडर था, या फिर कुछ भी था, जितने भी सारे हमारे कार 98 के चिप्स थे आपको याद होगा सारे। उसके बाद फिर M60 के भी एक था, वो जो उसका रेंज और स्पीड इंक्रीज करता था। क्या लगता है आपको कौन सा वो एलिमेंट था जो आज भी गेम में होना चाहिए था आपके हिसाब से? एक चीज जो मेरे को लगता है जो अभी नहीं है, वो सेव जोन मशीन जो हुआ करते थे जगह जगह पे मैप में, जो कि अभी शायद आपको सिर्फ वेंडिंग से ही मिलते हैं, तो हाँ, वो एक चीज अगर वो हटा दिया उन्होंने काफी टाइम होगा, वो एक चीज रहता तो अच्छा रहता। इसके लिए आपको क्या लगता है क्या चीज़ को गेम में हटा देना चाहिए पूरी तरीके से? पोर्टल्स। पोर्टल्स हटा देना चाहिए। फिर पोर्टल्स में हमने देखा है कितना भी चेंजेस ला लो, लेकिन पोर्टल ऐसा चीज़ है जो मुंह पे रश करने में मदद करती है। लेकिन अभी भले ही थोड़ा सा स्लो कर दिया गया पोर्टल्स को, बट क्या उतना इफेक्टिव है फिर भी पोर्टल? हाँ अभी भी इफेक्टिव है, अगर आप लॉन्ग रेंज में अगर आप नॉक भी हो जाते हो तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपको संभलने का मौका मिलता है, तो वो एक वैसे दिक्कत क्रिएट कर देता है, तो अगर पॉसिबल है तो उसको अगर हटा ही दिया जाए तो बेटर रहेगा। आपको कौन सा ये कैरेक्टर स्किल कॉम्बो सबसे बेस्ट लगता है? अभी के टाइम पे आयरिस, मोको, राफेल मारो, स्नाइपर्स के लिए मैं और स्नाइपर का मेन को प्रेफर अगर करता हूँ। रशर के लिए आपको कोई सजेशन ले तो? कुछ भी लगा लो यार, अभी क्या फर्क पड़ता है, अभी तो मेरे टीम में भी कोई भी कुछ भी लगा करके खेलता है जिससे उसको ये मिलता है, बिकॉज अभी इतना हम देखते भी नहीं है कैरेक्टर स्किल को लेकर के, क्या क्योंकि एंड्रियो उतना एफिशिएंट है? कुछ टीम्स को लगता है कुछ टीम्स को नहीं लगता, सबका अपना अपना, मेरे को नहीं लगता अपनी टीम के लिए। और पैट्स में आपको क्या लगता है, पैट्स क्या, जैसे कि हमने काफी सारे मैचेस देखे क्लैश स्क्वाड के, जहाँ पे पैट्स की वजह से वापस से रूम को डिसबैंड करके वापस से क्रिएट किया जाता है। क्या आपको लगता है सही में इतना ज्यादा इफेक्टिव है पैट्स? हाँ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ये करते हैं, लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है बट एक्चुअली बहुत है, जैसे कि ड्रैकी हो गया, आप पास पास मेडिकेट लगा रहे हो आपका लोकेशन चला जाएगा, तो ऑब्वियसली यार ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आप डायनोकुलर्स यूज कर लो, कहीं पे कोई फ्लैंक कर रहा होगा आपको पता चल जाएगा कि चलो यहाँ से एक फ्लैंक कर रहा है, तो बहुत ज्यादा ये करती है, इफेक्ट डालती है। लोगों को लगता है कि यार यार छोटा सा चीज है, इससे क्या ही हो जाएगा, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। और अगर आपसे इस बारे में पूछा जाए कि जिस तरीके से गेम में चिप्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, पहले कुछ नॉर्मल गन्स में आई, फिर जाके वो अब पूरा M14 में आ चुकी है, स्कार में आ चुकी है, MP5 में भी आ चुकी है यहाँ पे। क्या आपको क्या लगता है क्या ये चिप्स सही में अच्छा है गेम के लिए, या फिर उनको हटाया जाए? ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज मेरे को नहीं लगता है इस चीज का, तो हम ओके विथ इट। ऑलराइट। अगर ये जिस तरीके से हमने देखने को मिला है गेम में, जैसे स्पेसिफिक अगर आपको गन स्किन हटा के ही खेलना है, तो वो आपका स्पोर्ट्स मोड ऑन होना चाहिए उसके लिए। क्या आपको लगता है कि गेम में नॉर्मली एक कोई भी प्रैक्टिस मोड के लिए, स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए एक ऐसा स्पेसिफिक मोड आना चाहिए जहाँ पे किसी भी प्लेयर का गन स्किन मतलब इक्यूब नहीं रहेगा? इस चीज को लेकर के मैंने कुछ टाइम पहले ही लाइक फ्री फायर ऑफिशियल्स को फीडबैक दिया, उन्होंने उसको नोट भी किया है कि इस चीज पे वो इन नियर फ्यूचर वर्क करेंगे। क्या आपको लगता है इसके लिए टीम्स को ज़्यादातर CS खेलना चाहिए या फिर फुल मैप्स खेलना चाहिए, लाइक प्रैक्टिस के लिए? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, दोनों खेलना चाहिए, कोई भी एक मोड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कोई ड्रिल्स करना हो इस वक्त के लिए शॉर्ट रेंज इंप्रूव करने के लिए, वो क्या करे? क्लैश कोड खेल सकता है वो आराम से, क्लैश, अनलिमिटेड वाले खेल ले तो बेटर रहेगा। क्या ट्रेनिंग ग्राउंड आपको लगता है उतना एफिशिएंट है? ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्या लाइक वो जो नॉर्मल जो वहाँ पे जो बॉट्स खड़े रहते हैं उनके साथ कोई एफिशिएंट निकाला जा सकता है? उसमें बस आप स्नाइपर स्विचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो कि जल्दी कैसे करें, वो एक चीज है जो मेरे को हेल्पफुल लगती है, बाकी और कुछ नहीं लगती। और रशर्स के लिए कोई हेल्पफुल चीज़ वहाँ पे जो आपको देखने को मिली? नहीं, ट्रेनिंग में तो कुछ नहीं लगती। अगर आपको इस वक्त के लिए अगर कोई एक पावर दिया जाए गेम में चेंजेस लाने का, क्या लाओगे आप गेम में? रिवाइवल्स हटा दूंगा मे बी। क्या चीज़? रिवाइवल्स हटा दूंगा मे बी। एंड अगर ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई चेंजेस लाने का दिया जाए?
कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं दिमाग में। आप सोशल आइलैंड के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो गेम में जो ट्रेनिंग ग्राउंड में जानते वक्त जो सोशल आइलैंड का जो प्रचार किया गया है? सोशल आइलैंड से ऐसे फन एलिमेंट है कुछ कैजुअल प्लेयर्स के लिए, स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए तो उससे कुछ लेना देना नहीं, वो क्या ही करेंगे वहां पे जाके, कुछ नहीं उनके। गेम एलिमेंट में आपको ऐसा कौन सा चीज़ लगा है जो ई स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा ही डिसएडवांटेज है? रिवाइवल्स। रिवाइवल्स। और आपको इस वक्त के लिए ऐसा क्या चीज़ लग रहा है पूरा इंडियन सर्किट में जो जिसकी वजह से इंडिया में लाइक ई स्पोर्ट्स ग्रो तो कर रही है लेकिन फ्री फायर में बहुत कम ग्रो कर रही है? प्रेजेंस ऑफ बीजीएमआई। प्रेजेंस ऑफ बीजीएमआई। बेस्ट कॉम्पिटिटिव गेम आपको कौन लगता है, कौन सा लगता है, सॉरी? काउंटर स्ट्राइक। सीएस को। एंड इस वक्त के लिए अगर बात की जाए, हाँ, हमने देखा है वैलोरेंट का भी काफ़ी सारा आपने स्ट्रीम्स भी किया है। तो क्या वैलोरेंट लाइक नॉर्मली आपको खेलना पसंद है या फिर उसमें कोई आगे का प्लान है कि कम्पिटिटिव खेलोगे आगे जाके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मली खेलता हूँ। मेरे को सीएस को खेलना ज्यादा पसंद है, बट सीएस को इंडिया में ज्यादा कोई खेलता नहीं है, ना कि मेरा कोई दोस्त खेलता है। तो वहां पे अकेले खेलने से अच्छा कि जो सारे दोस्त ऐसे वैलेंट वगैरह खेलते हो, ऐसे वैलेंट सीख लें, चिल करने के लिए वैलेंट खेलते रहते टाइम पास के लिए। ऑलराइट, अगर मैं इस वक्त के लिए मैं अगर कहना चाहूँ कि अगर मान लो मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट रहा कि मेरे को अगर आपका टीम ज्वाइन करना है या फिर कोई भी एक टीम टीम में आप मेरे को लाइक ऐसे रिकॉग्नाइज करवा दो, रिकमेंड करवा दो, तो आप मेरे से क्या उम्मीद करोगे उस वक्त के लिए? अब मैं किसको रेकमेंड कर सकता हूँ कि ये अच्छा प्लेयर है, इस पे एक बार ट्राई कर लो, बट मैं वहीं तक बोल सकता हूँ फिर। लेकिन आप रिकमेंड करना कराओगे मेरे, मान लो आपको मैं कहा कि इस वक्त के लिए टीम माफिया का, जैसे आपने कहा कि प्लेयर्स लाइक नहीं है इस वक्त मौजूद वहाँ पे, उनको प्लेयर्स चाहिए, अगर मैं कहूँ कि मेरे को रिकमेंड करवा दो आप, तो आप क्या, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो उस वक्त के लिए? क्योंकि आपने अपना वर्ड्स दिया हुआ, कुछ तो आपने बोला हुआ कि ये अच्छा प्लेयर है। अगर मैं वहां पे जाकर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उस हिसाब से आपका भी कहीं ना कहीं इंसल्ट होगा उस जगह पे, थोड़ा सा आपको भी बुरा लगेगा कि हाँ मैंने रिकमेंड किया था, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया ये वहां पे जाकर। तो नहीं नहीं, आप उस ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपने टीम माफिया सुन, तो मैं शायद फौजी भाई को जाके बोलूंगा कि फौजी भाई ऐसा एक प्लेयर है, ये अच्छा खेलता है, देख लो, आपको जरूरत है तो आप एक बार ट्राई कर लो। तो शायद सबको लेकर के एक दो बार स्क्रिम्स खेल लेंगे एंड फिर वो खुद एनालाइज कर लेंगे। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्लेयर जिसका आप ट्राई आउट लोगे वो हमेशा अच्छा खेलेगा। हो सकता है वो कई बार अच्छा नहीं भी खेला, एंड अच्छा खेले भी तो आपकी टीम के साथ उसका लाइक प्ले स्टाइल नहीं जमे। एंड वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर आप उस पर आप खड़े नहीं भी उतर पाओगे तो मेरे को ऐसा बुरा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। आप लाइक उस प्लेयर को क्या कहना चाहोगे, उस लाइक मान लो आप, मैंने अभी लाइक पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ कि चलिए आप मेरे को भी इस वक्त के लिए टीम चाहिए, आप मेरे को टी1 टीम्स में कोई भी एक टी1 टीम में रिकॉग्नाइज करवा दो, उनके साथ मुझे परफॉर्म करना है। आप मुझे वो क्या चीज़ बताना चाहोगे कि मैंने आपसे पूछा कि मैं, आपने बोला कि हाँ ठीक है मैं रिकमेंड करवा देता हूँ, लेकिन ये पर्सनली पूछ रहा हूँ, ये पॉडकास्ट से हट के है ये क्वेश्चन। मान लो कि मैं पर्सनली पूछ भी रहा हूँ और मैं आगे जाके पूछूंगा भी एक बार जब मैं गेम प्ले अच्छा हो जाता है, मैं लाइक अभी ठीक ठाक पोजीशन पे हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये और अच्छा हो जाए, तब मैं जाके अगर आपसे आके मैं पूछा कि मेरे को एक किसी भी टीम में रिकॉग्नाइज करवा दो, मेरे को खेलना है उनके साथ, उनके उस लेवल का मैं परफॉर्म कर सकता हूँ अब जाकर, उस लेवल का मैंने स्किल्स अपना डेवलप कर चुका है अब तक, तो आप मेरे को क्या सजेशन दोगे कि हाँ तू परफेक्टली उनके टीम में शिफ्ट हो जाएगा? मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ ये करना पूरा परफेक्टली, ये चीज़ सीख ले तो ये चीज़ पे पूरा अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ले तो इजीली उनके साथ खेल पाएगा आगे जाके, वो परमानेंट हो जाएगा उनके टीम में जाके। डिसिप्लिन रखो, बस डिसिप्लिन रहोगे तो आप किसी भी टीम में जाकर के आराम से सेटल डाउन हो सकते हो। अगर मैं इसके लिए कहूँ, अगर मेरे को कोई एक टी1 टीम में जाना है, बेस्ट सजेशन मेरे लिए क्या होगा? लाइक ये सब चीज का कोई जवाब नहीं दे सकते यार, बिकॉज आपने पूछ दिया मैंने बोल दिया, ये बोलने को आसान होता है, बट प्रैक्टिकली हजार फैक्टर्स होती है जो कि एप्लीकेबल होती हैं। अगर कोई प्लेयर नॉर्मली टी1 टीम में ज्वाइन करना चाहता है, उसको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा करना चाहिए? अपना 100% दो, एंड अपॉर्चुनिटीज कम मिलते हैं तो बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड गिव योर बेस्ट, एंड कभी भी चीजें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ऐसा नहीं सोचना कि चलो अभी ट्रायल चल रहा है, चलो 100% दे दिया, बट जैसे टीम में जगह पक्की हुई तो चलो भी चिल करके खेल रही है, कर रहे हैं। तो ऑलवेज गिव योर बेस्ट एंड बी काफ़ी ग्रेटफुल। सारे हमने काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखा है कि काफ़ी सारे प्लेयर्स, मान लो कि अभी अगर मुझे आपके टीम्स के साथ नज़र में आना, आपको प्लेयर चाहिए, मैं आपके ओपोनेंट में आऊँगा, आपको आप ही को बार बार टारगेट करूँगा, आप ही को बार बार मारूंगा मैं, क्या वो सही है? हाँ सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस और अगर आप मार पा रहे हो तो इसमें गलत क्या है, आप जरूर करो, क्यों नहीं करो। स्ट्रीम स्नाइप करके मारना ये क्या सही है? अगर आप स्ट्रीम स्नाइप करके मार ले रहे हो तो ऑब्वियसली गलत है, बट अगर आप, जैसे कि मैं अगर स्ट्रीम करके खेल रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं स्ट्रीम पर प्रॉपर डीले लगा करके खेल में सारे प्रिकॉशंस लूँ कि मेरे को स्ट्रीम स्नाइप ना कर पाए।
इस वक्त के लिए जो फ्री फायर का जो कंडीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये रॉकी एंड आरडीएक्स, रॉकी मामू जो सबको मालूम है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएटर थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइक कमेंटेटर थे वहाँ पे, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर भी कहूँगा इस वक्त के लिए। जिस तरीके से वो इस वक्त ग्राइंड कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर के लिए, जिस तरीके से उन्होंने शिफ्ट कर दिया है अभी के लिए सीएस में फुल मैप से, तो क्या आपको लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए था इस मोमेंट में? क्योंकि काफ़ी मोस्ट ऑफ द इंडियन जो ऑडियंस है वो उन्हीं को देखते हैं ई स्पोर्ट्स के नाम पे। तो क्या आपको लगता है इससे थोड़ा सा गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाकी बंदे की इस वक्त के लिए फ्री फायर में कोई स्पोर्ट्स का कोई सीन नहीं है? देखो, सबसे पहले तो इंसान को खुद का देखना पड़ता है। उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने अपने जेब से पैसे लगाए, बहुत कुछ किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको भी अपना रिटर्न देखना पड़ेगा, एंड उनको भी पैसे कमाने, उनको भी अपना करियर स्टेबल रखने का। तो अगर उनको स्पोर्ट्स से कुछ नहीं मिल रहा है तो उनकी भी मजबूरी है, उनको भी शिफ्ट करना पड़ रहा हो। अब वो सबके मसीहा तो है नहीं कि चलो यार सिर्फ दूसरों का फायदा देखते हैं, अपना जो भी होगा ये कर। उनके एंड से उन्होंने सही किया है, ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। सब अपना पहले देखते हैं, हम भी देखते हैं, वो भी देख रहे हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। इस वक्त के लिए हेड हंटर्स कौन सा वो करंट टूर्नामेंट खेल रही है? एंड सभी नॉन स्टॉप गेमिंग का कोई टूर्नामेंट चल रहा है, वो खेल रहे हैं। आरएनएक्स का भी कोई टूर्नामेंट चल रहा है, वो भी खेल रहे हैं। तो ये दो ही फुल मैप टूर्नामेंट का चल स्टार्ट हो रहे चुका है आरएनएक्स का, राइट? उसी में खेल रही है वो? हैं। नहीं, राइट नाउ लाइक अभी कभी आप बोल रहे हो? हाँ अभी के अभी, लाइक अभी अभी तो क्या? शायद स्प्रिंग अभी नहीं, स्प्रिंग्स मतलब खेल इस रहे हो। अभी जो नॉर्मली जो चल रहा है अभी, क्या डेली बेसिस में हाँ, बड़ा टूर्नामेंट? आरएनएक्स एंड वही नॉन स्टॉप गेमिंग वाले, ये दो इवेंट्स हैं जो चल रहे हैं, वही आप खेल क्या रहे हैं। हेड हंटर्स के पास अगर यहाँ पे कंडीशन आता है कि उनको लाइक 9 PM मैचेस है, दो जगह पे मैचेस है, एक जगह पे सीएस है, एक जगह पे फुल मैप है, आप कहाँ पे भेजना चाहोगे उसे? फुल मैप। फुल मैप। अगर क्लैश स्क्वाड क्यों नहीं? क्योंकि कल को जाकर के एफएफआईसी होगा तो वहां पे मैं क्लैश स्क्वाड नहीं खिलवाने वाला, वहां पे दोनों मैं जगह फुल पे मैप आपका खेलूंगा। फाइनल्स है, दोनों जगह आपका फाइनल्स है। फुल मैप में आपका लेकिन प्राइस फुल केवल और केवल 25K, और लेकिन क्लैश स्क्वाड में आपका प्राइस फुल 35K 40K ऐसा कुछ है। किस में जाना सजेस्ट फिर भी करोगे? फुल मैप खेलेंगे, एंड क्लैश कोड वाले को बोलेंगे आप टाइम चेंज करा लो, बिकॉज एक टीम के लिए फिर भी शायद से टाइम चेंज हो जाएगा, बट बाकी 11 टीम्स भी फुल मैप खेल रही है, उनके लिए टाइम चेंज नहीं हो पाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूचर में जाके आप लोग कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओगे? डिपेंड करता है, क्यों नहीं करेंगे, अगर मौका मिले तो जरूर करेंगे। ये मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स में भी आता है कि अगर प्रॉपर स्पॉन्सर्स मिल जाए एंड प्रॉपर बैकिंग मिल जाए तो मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ अंडरडॉग सर्किट्स के लिए कुछ करना। और ई स्पोर्ट्स लीग में जो आप लोग की टीम ने परफॉर्म किया था वहाँ पे काफ़ी सारे ऑडियंस आए थे, क्या वो एंट्री लाइक फ्री था सबके लिए या फिर पेड था वो? इट वाज अ फ्री एंट्री फॉर एवरीवन, कोई भी आ सकता था। कहाँ पे हुआ था ये? ये आपका नेस्को में हुआ था, गोरेगांव ईस्ट में, मुंबई में। ऑल राइट। तो फिर काफ़ी सारे सवाल आपसे हमने पूछ लिया। लाइक आपको लास्ट दो चार सवाल, लास्ट दो कुछ सवाल, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा मैं, कि इस सब के लिए आपको क्या लगता है कि जैसे नई ऑर्ग जो भी टीम्स को लाइक लेना चाहती है अपने अंडर, तो क्या आपको ऑर्ग से क्या आप लोग डिमांड करोगे कि ये चाहिए मेरे को? अगर आप ऑर्ग के अंदर जाना चाहते हो, साइन इन करना चाहते हो, ऑर्ग देखो, आपको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो आप क्या मैं मांगोगे उनसे? मैं अगर अपनी टीम का बात करूं तो मैं और में सबसे पहले ये देखता हूँ कि मेरे टीम का और उस और का विजन्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे पैसे कम दो चलेगा, मुझे कोई इश्यूज नहीं है, बट एक सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, एक अप्रोच में सिमिलैरिटी होना चाहिए, एंड प्लेयर्स की तरफ उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक ये हो एबिलिटी होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं देखता हूँ, एंड कॉन्ट्रैक्ट अच्छा होना चाहिए। पैसा मैटर नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मैटर करता है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स मैटर करते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी सारे हमने सवाल आपसे पूछे। धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड आशा करता हूँ आगे भी आपसे बात होते रहे, फ्रेंडशिप की तरफ आगे बढ़े हम लोग। ये जर्सी मैं आपका देख रहा हूँ, ये जर्सी पे इंडिया का लोगो भी बना हुआ है, काफ़ी समय से मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। ये जर्सी कहाँ से है, क्या रिलेटेड है, कुछ बता पाएंगे आप? ये एक्चुअल में आरएनटी का जर्सी है, तो जब हमने फर्स्ट टाइम आरएनटी ज्वाइन किया था तो उस टाइम की वो जर्सी है, तो बस ऐसे पड़ी हुई थी तो मैं पहन किया था। इस वक्त के लिए आप कोई सैलरी ड्रॉ करते हो अपनी टीम से? लाइक हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, तो हमें उनके थ्रू सैलरी मिलती है। लाइक आप उनसे 50-50, सबका 50 डिवाइडेड होता है, क्योंकि आप भी एक प्लेयर ही हो, अगर मान लो कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं हो तो क्या आप परफॉर्म करोगे वहाँ पे जाके, या किसी और टीम के एक कोई प्लेयर को बुलाओगे वहाँ पे? अगर मैं फ्री हूँ और मुझे जरूरत है तो मैं जरूर खेलूंगा, क्यों। अच्छा हाँ, मेरा माइंड में एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन हिट हुआ कि हमने काफ़ी बार देखा है कि मान लो हेड हंटर्स के कोई प्लेयर नहीं है, या फिर फ्रॉलिक के कोई प्लेयर नहीं है, या फिर टीम माफियाज के कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग दूसरी टीम से किसी प्लेयर को बुला लेते हैं। क्या वो अफेक्ट करता है उस टीम को? यूजुअली नहीं, बिकॉज
ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बुलाते थे, पूछ लेते फ्री है, वो बोलता है फ्री है तो वो आ जाता है एंड वो खेल लेता है, ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। एट लास्ट जाते जाते आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे कि आई होप यू ऑल एंजॉयड द पॉडकास्ट एंड आई होप इससे ये पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा हो एंड अगर आप ई स्पोर्ट्स में आना चाहते हो तो जस्ट गिव योर बेस्ट, पढ़ाई को भी साथ में बैलेंस करो एंड डोंट गिव अप इजीली। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा आप ध्यान में रखना। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्ट्रीम पे आने के लिए। एंड स्ट्रीम पे बोल रहा हूँ, सॉरी, स्ट्रीम कर करके मेरे भी आदत हो गया स्ट्रीम पे आने बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में ज्वाइन होने के लिए एंड थैंक्स अ लॉट। आप आए, हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया आपने, ऑलमोस्ट हमने 45 मिनट्स तक हमने आई गेस बात किया है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। एंड हाँ, जाते जाते जो से ऑडियंस को एक बार बोल दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाए। So guys, make sure to like the video and चैनल को सब्सक्राइब कर लेना and make sure to share the video अपने सारे दोस्तों के साथ या फिर टीममेट्स के साथ and आपको जल्द कोई और पॉडकास्ट भी देखने मिलेगा इस चैनल पे, तो make sure to subscribe the channel। ऑल राइट, आपको क्या लगता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसको बुलाया जाए? आपको क्या लगता है हम कैसे पहुंचे उस तक? आप ये बताते हुए जाओ, हिंट दे दो मेरे को। बुला लो यार, किसी को भी बुला लो, क्या बोले। अगर मैं हेड हंटर्स के किसी प्लेयर्स को बुलाना चाहूँ, वो आएंगे? नहीं, हम ऑनेस्टली सेइंग मेरे प्लेयर्स थोड़े सा से कैमरा चाहिए, तो अभी के टाइम पे तो वो नहीं है। अगर कभी फ्यूचर में ये लाइक हम 1 महीने बाद अगर उनको बुलाए, क्योंकि मैं ये आपसे पूछने वाला था ऑफ वीडियो में पूछने वाला था आपको। अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा, शायद से कुछ टाइम के बाद, लाइक जब भी गेम आ जाए, तो अभी थोड़े से कैमरा चाहिए वो लोग, तो वो कैमरा पे आना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के। चलिए, ऑल राइट, और ये पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक करिए एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा। एंड हाँ, वाइपर भाई के भी चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वाइपर प्लेज है उनका नाम। एंड इंस्टा पे हमें भी फॉलो कर लीजिएगा, गेमिंग मंजीत, एंड इनको भी जाके फॉलो कर लीजिएगा ठाकुर सत्यम लिखते हो राइट इंस्टा पे आप? ठाकुर_सत्यम सर। हाँ, जाइए उनको भी फॉलो कीजिएगा एंड हमें भी फॉलो कीजिएगा जरूर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। होप यू एंजॉय द पॉडकास्ट, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।